वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशल रिसर्च मेथड के बारे में। आपको बता दूं, अगर आप बीए थर्ड ईयर में हो, सोशोलॉजी आपने लिया हुआ है, तो उसमें 3 पेपर आपको देने होते हैं। एक पहला होता है फाउंडेशंस ऑफ सोशल थाट, ठीक है। दूसरा होता है सोशल रिसर्च मेथड और तीसरा होता है एसेस ऑन सोशल इशूज़, ठीक है। तो ये दूसरा पेपर है आपका सोशल रिसर्च मेथड या सामाजिक अनुसंधान पद्धति या सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, जो भी आप उचित समझे इसको बोल सकते हैं। तो बीए थर्ड ईयर यानी बीए पार्ट 3 बीए तृतीय वर्ष के बारे में समाज शास्त्र के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पेपर 2 के, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही आसानी से हम सोशल रिसर्च मेथड के तमाम प्रकार के जो पहलू हैं उन पर नज़र डालने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और उसके उत्तर को आपको कैसे लिखना है, इस प्रकार से चीज़ों को हम मैनेज करने का प्रयास करेंगे। सारी चीज़ों को आपको बताने का प्रयास रहेगा यहाँ पर। चले, बीए तृतीय वर्ष समाज शास्त्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, आपके पेपर का नाम है सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ। तो आइए देखते हैं सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। सॉल्व मॉडल पेपर है एक प्रकार से 2023 की परीक्षाओं के लिए, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया और उसके उत्तर को बताने का प्रयास करूंगा। जब आप प्रश्न पत्र खोलेंगे तो आपको 3 खंडों में प्रश्न पत्र बटा हुआ दिखाई पड़ेगा, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपको बता दूं कि जो खंड आ होता है उससे आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी संख्या 10 होगी। 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना होगा। एक प्रश्न अगर आप अच्छे तरीके से लिखेंगे 50 शब्दों में तो आपको 2 नंबर उसके लिए प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से आपको 20 नंबर अति लघु उत्तरीय से और लघु उत्तरीय जो प्रश्न होंगे उनमें आपको 200 शब्दों में उन प्रश्नों के उत्तर को लिखना पड़ेगा। और ख़ास करके सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है उस मॉडल पेपर में, मतलब उस खंड की लघु उत्तरीय प्रश्नों की, कि एक अथवा करके आपको दिया होता है। अर्थात मान लेते कि एक प्रश्न आपको ऊपर वाला नहीं पता तो उसके नीचे तुरंत एक विकल्प के रूप में उसके स्थान पर कोई दूसरा प्रश्न आपको दे दिया जाता है, तो वो कर सकते हो आप। यानी दोनों में से कोई एक प्रश्न आप कर सकते हो इस प्रकार से। तो 5 प्रश्न आपको लघु उत्तरीय के करने होते हैं, 10 नंबर के होते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको केवल 2 प्रश्नों को छांट करके जो कि आपको आ रहे होते हैं उनको लिखना होता है और 500 शब्दों में लिखना होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है अति लघु उत्तरीय का कि अनुसंधान किसे कहते हैं। व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च क्या होता है, अनुसंधान किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं रिसर्च के बारे में, तो अनुसंधान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिसर्च कहते हैं। तो रिसर्च जो है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना, एक है री और दूसरा कौन सा है, सर्च, ठीक है, सर्च, ओके। तो री और सर्च, री का मतलब होता है अंग्रेजी में क्या, बार बार या एक प्रकार से दोहराना। तो री माने होता है बार बार, ठीक है। सर्च माने क्या होता है, खोजना या ढूंढना। तो बार बार खोजना या बार बार ढूंढना ये क्या होता है, ये होता है शोध या अनुसंधान, ठीक है। और ख़ास करके आप देखते हैं कि जब कोई शोधकर्ता किसी का शोध करता है तो लगातार एक प्रकार से शोध करता है, बार बार उसी चीज़ का शोध करता है, ठीक है। उसका अनुसंधान करता है, जो उसके संबंध जो आंकड़े होते हैं, जो चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं उसकी बार बार रिसर्च करता है। उसको उसके आधार पर वो निष्कर्ष निकालता है बाद में भी भाई कि ये निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो कुल मिलाकर के ये होता है रिसर्च। अच्छा, रिसर्च की बात की जाए तो केवल इतना लिखने से आपको काम नहीं चलेगा, आपको एक आध विद्वानों की परिभाषा या अपनी परिभाषा आपको लिख देनी, जो भी आपको पता है। तो आप जो है, एक विद्वान हैं मैकग्रथ और वाटसन, इन दोनों की संयुक्त परिभाषा है। उन्होंने कहा कि दोनों लोगों ने मिलकर के अनुसंधान की परिभाषा को देते हुए कि अनुसंधान जो है एक प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। किस प्रविधि का, विधि माने मेथड, किस मेथड का, खोज का, एक प्रकार से खोज की जाती है। तो खोज वाली जो प्रविधि होती है उसका, वो टेक्निक जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। और जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता होती है, यानी कि जो निष्कर्ष निकलेगा खोज के बाद में उसकी उपयोगिता समाज को होगी, लोगों को होगी। और ज्ञान की वृद्धि करता है जो निष्कर्ष निकलता है, प्रगति के लिए प्रोत्साहित करता है जो निष्कर्ष निकलता है उस प्रक्रिया के द्वारा। इसके अलावा समाज के लिए सहायक होता है, मनुष्य को आर्थिक प्रभावशाली बनाता है। और इसके अलावा तो समाज एवं मनुष्य अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल कर पाते हैं उस शोध के परिणाम के द्वारा। तो कहीं ना कहीं पे यही होता है शोध।
तो एक प्रकार से शोध क्या है या अनुसंधान क्या है? एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य का चहुमुखी एक प्रकार से विकास भी होता है और उसकी समस्याओं का निपटारा भी हो सकता है। तो ये हो गया विकास या अनुसंधान, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुसंधान की परिभाषा दी। अच्छा, एक छोटी सी परिभाषा है शेरमैन और मोरी की, इनकी संयुक्त परिभाषा है। इन्होंने कहा कि भाई इन दोनों ने मिलकर के कि नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान होता है। व्यवस्थित प्रयास का मतलब होता है वैज्ञानिक तरीके से किया गया प्रयास, अर्थात एक सिस्टमेटिकल ढंग से किया गया प्रयास। ऐसा नहीं कि आप फर्जी प्रयास कर रहे हैं तो उस प्रयास को अनुसंधान नहीं बोलते हैं। तो एक नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जैसे मान लेते हैं कबीरदास या तुलसीदास जी पर जो अभी तक शोध ग्रंथ प्राप्त है, कोई व्यक्ति दोबारा से शोध करे तो फिर उसमें कबीर के बारे में जो आज तक बातें हमको नहीं, या तुलसी के बारे में जो आज तक बातें हमको नहीं प्राप्त हुई हैं, उन बातों को वह व्यक्ति निकाल दे तो वो एक प्रकार से शोधकर्ता बोला जाएगा। आजकल जो पीएचडी वगैरह हो रही है सभी लोग यही चीज़ तो कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से शोध ही है, अनुसंधान ही है। तो नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो ज्ञान अभी तक समाज के द्वारा या समाज के लोगों को नहीं पता है, उस ज्ञान को प्राप्त करना, उस ज्ञान को खोज निकालना ही शोध कहलाता है। और उसका व्यवस्थित प्रयास जो होता है वो अनुसंधान कहलाता है। चूँकि अनुसंधान एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो एक प्रकार से नया ज्ञान होता है, नया खोज होता है, जिससे मनुष्य का लाभ होता है, मनुष्य की समस्याओं से उनका निवारण, मनुष्य की समस्याओं का निपटारा होता है। तो ये चीज़ होती है एक प्रकार से क्या? अनुसंधान। अनुसंधान की बात की जाए तो तमाम प्रकार की अगर आप परिभाषाओं को पढ़ेंगे विद्वानों के द्वारा, और कुल मिलाकर के मैं आपको बताऊं कुछ परिभाषाएं जब आप पढ़ लेते हैं तो कुछ विशेषताएं इसकी निकल करके आती हैं। कुल मिलाकर के अनुसंधान की बात की है तो अनुसंधान क्या है? अनुसंधान की प्रक्रिया से नए ज्ञान की वृद्धि और विकास किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो अनुसंधान होता है इसमें सामान्य नियमों और सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। तीसरी बात, अनुसंधान की बात निकल करके ये आती है कि अनुसंधान में विश्वसनीय और वैध, यानी कि एक प्रकार से जो कानूनी तरीके से या अच्छे जो तरीके, वैध माने होता है मान्यता प्राप्त, तो उस प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। जो वैध प्रविधियाँ होती हैं, जो वास्तविक प्रविधियाँ होती हैं, औपचारिक प्रविधियाँ होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, अनौपचारिकता का नहीं। चौथी बात ये निकल करके आती है इसमें कि इसमें विश्वसनीय और वैध जो प्रविधियाँ उनका तो प्रयोग किया ही जाता है। इसके अलावा वैज्ञानिक व्यवस्थित और सुनियोजित होती है। एक प्रकार से जो ये अनुसंधान होता है ये क्या होता है? व्यवस्थित होता है, सुनियोजित होता है, क्रमबद्ध होता है, ठीक है। पांचवी बात ये सामने निकल करके आती है कि इसमें व्यक्तिगत पक्षों का, भावनाओं का और विचारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, इसमें सामूहिकता को महत्व दिया जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत विचारों को कोई महत्व इसमें नहीं दिया जाता है। छठी बात ये निकल करके सामने आती है कि इसमें जो आंकड़े हमको पहले से मिले हुए होते हैं, प्रदत्त आंकड़े जो होते हैं, उनके आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है, ठीक है। यानी जो आंकड़े हमको प्राप्त हैं, जो ज्ञान हमको पहले से प्राप्त है, उसी ज्ञान के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं या उसी ज्ञान के आधार पर हम कोई नया ज्ञान खोज निकालते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ख़ास करके जो है अनुसंधान में सफलता के लिए धैर्य अति आवश्यक होता है, कई सारी चीज़ें हैं। और जब शोध कार्य आप कर रहे हैं तो उसका आलेख और प्रबंध सावधानी पूर्वक तैयार करें, कई प्रकार की चीज़ें। तो ये होता है अनुसंधान, यही है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रकल्पना क्या है? प्रकल्पना किसे कहते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रकल्पना के बारे में आपसे पूछा गया कि प्रकल्पना किसे कहते हैं। तो प्रकल्पना को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं भाई? हाइपोथेसिस बोलते हैं अंग्रेजी में प्रकल्पना को। प्रकल्पना की परिभाषा को खास करके दिया है लुंडबर्ग महोदय ने बड़े अच्छे ढंग से। उन्होंने कहा कि एक प्रकल्पना जो होती, प्राक कल्पना, ठीक है, प्राक कल्पना, ओके। तो एक प्राक कल्पना जो होती है एक काम चलाऊं समन्वयीकरण होता है जिनकी सत्यता की परीक्षा करना अभी बाकी है, ठीक है। ये मतलब हाइपोथेसिस का मतलब एक प्रकल्पना, एक ऐसा विचार जिस एक प्रकार से जो एक स्थिति या दशा होती है जो कि संभवतः बिना किसी विश्वास के मान ली जाती है, जिससे कि उसके तार्किक परिणाम निकाले जा सके और यह ज्ञात किया जा सके कि एक प्रकार से ये चीज़ें सत्य हैं या सत्य नहीं है, यानी जिसकी सत्यता की जांच होती नहीं है। हाइपोथेसिस माने होता है एक प्रकार से मान लेना, एक प्रकार से कल्पना कर लेना, उसकी वास्तविकता की पुष्टि नहीं होती है। जैसे एक होता है सिद्धांत,
एक होता है प्राक कल्पना यानी हाइपोथेसिस। तो प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो सिद्ध हो चुके होते हैं, सिद्धांत यानी सिद्ध के अंत के बाद में वो सिद्धांत बने हुए हैं, प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। तो सिद्धांत जो हैं वो वास्तविकता की पृष्ठभूमि पर खरे उतरते हैं। लेकिन जो प्राक कल्पना होती है वो क्या होती है बाबू? प्राक कल्पना की बात की जाए तो उनकी पुष्टि वास्तविकता के धरातल पर नहीं होती है। मतलब कि वास्तविकता के धरातल कहने का मेरा मतलब ये है कि उसकी पुष्टि नहीं होती है, सत्यता की जांच नहीं होती है। ये वो विचार जो प्राक कल्पना में क्या होता है, जो चीज़ें हैं वो सत्य होती भी हैं और नहीं भी हो सकती हैं। उसको मान करके, जैसे आप कोई पहले गणित वगैरह टीचर जी पढ़ाते रहे होंगे आपके स्कूल में, तो बोलते थे कि भाई माना, जैसे पूछा गया कि एक रेलगाड़ी की चाल एक प्रकार मतलब पूछा गया आपसे कि भाई एक आयत की लंबाई इतनी है, आयत का क्षेत्रफल इतना है, तो चौड़ाई निकालिए। तो आप मानते थे कि भाई चौड़ाई बराबर x, या चौड़ाई बराबर जो भी चौड़ाई को अंग्रेजी में बोलते हैं, तो ठीक है। तो आप मानते थे ना कि नहीं मानते थे? x मानते थे, माना फला चीज़ बराबर x, जो पूछा जाता था उसको मान लेते थे x, और उसी x मान करके फिर उसके बाद में आप पूरा गणित अपना लगा लेते थे सवाल। उसके बाद में एक x का मान निकल आता था, x बराबर निकलता था, तो उसके बाद में वही फिर सिद्ध हो जाता था, तो सिद्धांत हो जाता है वो। यानी जब सिद्ध हो जाता है, हेंस प्रूव्ड हो गया, तो वो एक प्रकार से सिद्धांत हो गया। लेकिन जब तक वो सिद्ध नहीं हुआ है, उसको हमने मान लिया है कि भाई हाँ चलो इसको मान लेते हैं, तो वो हाइपोथेसिस हो गई। एक प्रकार से किसी व्यक्ति के विचार हो जाते हैं जो कि एक प्रकार से आगे चल करके जब उसकी सत्यता की पुष्टि हो जाती है तो वो सिद्धांत बन जाते हैं। समझ में आ रही चीज़ें? तो ये हो गई प्राक कल्पना। इसकी परिभाषा गोटे एवं हार्ट महोदय ने भी दी है। उन्होंने कहा कि प्राक कल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है। पीबी यंग कहते हैं कि एक कार्यवाहक विचार है ये, जो उपयोगी खोज का आधार बनता है और कार्यवाहक प्राक कल्पना माना जाता है। बोगाडर्स महोदय कहते हैं कि एक प्राक कल्पना एक स्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना होता है, या परीक्षण अभी बाकी होता है, टेस्टिंग नहीं हुई होती है, बाकी मान लिया जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, तो वो हो गई प्राक कल्पना। ठीक है। पीटर एच मन कहते हैं कि प्राक कल्पना एक काम चलाऊं अनुमान होता है किसी चीज़ के प्रति, या किसी वस्तु के प्रति, या किसी जो है विचारों के प्रति। ठीक है। तो प्राक कल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर होता है जिसकी जांच बाकी होती है। तो ये हो गए प्राक कल्पना। ठीक है। ये अनुभव के एक प्रकार से आधार पर हो सकते हैं, और भी तमाम प्रकार के लोग अपने अपनी मान्यताओं के हिसाब से इसको देते हैं। तो एक प्रकार से हो गई प्राक कल्पना। समझ में आ रही चीज़ें? हाइपोथेसिस आपको समझ में आ गई? ओके। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, तीसरा नंबर प्रश्न है, अवधारणा की विशेषताएं बताइए। बढ़िया प्रश्न है भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अवधारणा की विशेषताएं। अवधारणा किसे कहते हैं? अवधारणा को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में अवधारणा को? अंग्रेजी में अवधारणा को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है। और अवधारणा की बात की जाए तो अवधारणा की परिभाषा को देते हुए खास करके आप देखते हैं श्रीमती पीबी यंग कहती हैं कि तथ्यों के प्रत्येक नए वर्ग को, जिसे कि अन्य वर्गों से कुछ निश्चित विलक्षणताओं के आधार पर अलग कर दिया या अलग कर लिया गया होता है, एक नाम या एक लेबल दे दिया जाता है, उसे अवधारणा कहते हैं। वास्तव में अगर बताएं तो एक अवधारणा जो होती है वो तथ्यों में एक वर्ग या एक समूह की एक संक्षिप्त परिभाषा होती है। शेरिंग कहते हैं कि अवधारणाएं वे शब्द या संकेत होती हैं जो सिद्धांत को शब्दावली प्रदान करते हैं और उनकी विषय वस्तु को बतलाते हैं। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। मिचेल के शब्दों में अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि अवधारणाएं एक विवरणात्मक गुण या संबंध की ओर संकेत करने वाला एक पद होता है, जो कि क्या करता है, एक विवरणात्मक गुण या संबंध की ओर हमारा संकेत मतलब हमको संकेत करता है। ठीक है। HP फेयरचाइल्ड महोदय उन्होंने भी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि अवधारणाएं वे विशिष्ट मौखिक संकेत हैं जो वैज्ञानिक निरीक्षण व चिंतन के आधार पर निकाले गए सामान्यीकृत विचारों को दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो अवधारणाएं होती हैं वो एक प्रकार से कहीं न कहीं पे तत्व एवं सिद्धांत की भांति वैज्ञानिक अध्ययन में अवधारणा जो होती है इसकी महत्व होता है, उपयोगिता होती है। तो जब कोई शोधकर्ता तथ्यों के अंतः संबंध को देखता है तो वह एक निश्चित घटना या व्यवहार प्रतिमान को पृथक करने में सफल होता है। तो खास करके वह उस संपूर्ण स्थितियों को बहुत ही संक्षेप में
एक दो शब्दों की सहायता से व्यक्त करने का प्रयत्न करता है और तथ्यों के एक वर्ग, इस संक्षिप्त अभिव्यक्ति को ही हम वैज्ञानिक अर्थ में अवधारणा बोल देते हैं। अवधारणा की अगर बात की जाए तो इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि अवधारणा तथ्यों के एक वर्ग या एक समूह की एक ऐसी संक्षिप्त परिभाषा होती है जिसे कि हम एक दो शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि संस्कृति एक अवधारणा हो गई। संस्कृति की परिभाषा और मीनिंग दोनों उसमें छिपे हुए हैं, लेकिन संस्कृति अपने आप में एक अवधारणात्मक शब्द है। सभ्यता, नेतृत्व, समुदाय, समाज, बाल अपराध, ये सब क्या है? अवधारणा है एक प्रकार से। अगर इसको समझे नेतृत्व, तो नेतृत्व के परिभाषा जानेंगे, नेतृत्व का अर्थ जानेंगे, नेतृत्व के प्रकार जानेंगे, नेतृत्व की विशेषताएं जानेंगे, तो ये एक प्रकार से अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए शब्द है। नेतृत्व, संस्कृति, सभ्यता, समुदाय, कम्युनिटी, तो ये सब क्या है? अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समाहित किए हुए, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशंस इसके अंतर्गत समाहित हैं उसकी। तो ये अवधारणाएं होती हैं। दूसरी विशेषता यह है कि अवधारणा किसी घटना या व्यवहार, प्रतिमान की संपूर्ण व्याख्या नहीं करती है, बल्कि उसका एक संकेत मात्र होती है। तीसरी विशेषता यह है कि अवधारणा का निर्माण जो होता है वैज्ञानिक निरीक्षण या चिंतन के आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अवधारणा एक क्या होता है? अटकल पच्चू विचार या अनुमान मात्र नहीं होती है। ठीक है। चौथी विशेषता ये है, मतलब कि जैसे प्राक कल्पना होती है उससे थोड़ा आगे लेवल का होता है ये। ठीक है, केवल अनुमान नहीं होता, उससे आगे होता है। चौथी विशेषता यह है कि अवधारणा का एक अर्थ से एक तार्किक आधार होता है और उसका निर्माण वास्तविक अवलोकन, व्यक्तिपरक ज्ञान या यथार्थ अनुभव के बल पर होता है। जो एक प्रकार से पांचवी विशेषता अवधारणा की ये है कि अवधारणा जो है स्वयं सिद्धांत का संक्षिप्त रूप नहीं होता है, बल्कि तथ्यों के एक वर्ग की विशेषताओं को बहुत कम शब्दों में बताने वाला होता है। छठवीं बात यह है विशेषता इसकी कि अवधारणा अपने में अर्थपूर्ण युक्त होता है, मतलब कि अर्थ उसमें समाहित होता है। अर्थयुक्त एक पद होता है क्योंकि वह तथ्यों के एक निश्चित समूह या वर्ग की एक संक्षिप्त परिभाषा होती है। एक शब्द होता है जिसमें परिभाषा और उसके अर्थ छुपे हुए होते हैं। अवधारणा का महत्व और उपयोगिता इस बात से स्पष्ट की जा सकती है कि वह तथ्यों के एक वर्ग या समूह की एक संक्षिप्त परिभाषा होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अवधारणा के माध्यम से एक घटना व प्रक्रिया को केवल एक दो शब्दों के द्वारा हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सारणियन बनाने में या किसी डाटा कलेक्शन में, ठीक है, तथ्यों के आंकड़े में उसको अगर हम अच्छे तरीके से रखना पाए तो मतलब रखना चाहे तो उस बहुत विशाल भंडार को हम एक दो शब्दों में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण अगर एक समझाऊं, अगर मान लेते हैं यदि किसी विश्वविद्यालय मतलब कोई विद्यालय है, स्कूल है, तो उसके छात्रों के एक वर्ग में कक्षा से भाग जाने की सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है, तो इस संपूर्ण स्थिति को कक्षा पलायन की अवधारणा द्वारा समझाया जाएगा। अवधारणा के महत्व तथा उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए गुडे और हार्ट कहते हैं कि अवधारणा को विकसित करने वाली प्रक्रिया इंद्रिय जनित बोध को या समूह के गुणों को समझना, उनका अध्ययन करना, उन्हें व्यवस्थित करना या क्रमबद्ध व पृथक करना संभव होता है। तो कुल मिला करके यही होती है अवधारणा। ठीक है, एक संक्षिप्त परिचय, एक विस्तार वाली चीज़ों को एक छोटे शब्दों में समाहित करने की प्रक्रिया, यही होती है अवधारणा। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो खास करके अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं वैज्ञानिक पद्धतियाँ। ठीक है, तो किसी वस्तु, तथ्य या घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम मुख्य रूप से दो तरीके अपनाते हैं। ठीक है, एक तरीका तो यह होता है कि हम बिना सोचे समझे एक प्रकार से अटकल पच्चू की मतलब एक प्रकार से वैसे मनमानी ढंग से किसी चीज़ के बारे में, किसी तथ्य या घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें, वैसे ही या दर्शन या धर्म या विश्वास या कल्पना के आधार पर उसकी व्याख्या करें, पहली बात। और पहला तरीका ये होता है कि वैसे मतलब कि कुछ तैयारी करी नहीं है, वैसे डायरेक्ट हम पहुंच गए उसके निष्कर्ष निकालने के लिए। तो एक तरीका तो ये होता है। एक दूसरा तरीका होता है, खास करके वह तरीका ये होता है कि हम उस तथ्य व घटना पर तर्कयुक्त ढंग से विचार करें, उचित निरीक्षण करें, परीक्षण करें, प्रयोग करें उसका,
मतलब प्रैक्टिकल कर ले, उसको कैटेगराइज करे, वर्गीकृत करे, विश्लेषण करे उसका, और इन सभी प्रक्रिया के द्वारा उसके संबंध में वास्तविक ज्ञान या वास्तविक एक प्रकार से निष्कर्ष निकाले कि भाई ये वास्तव में है क्या, उसका प्रयास करें हम। तो प्रथम तरीका कैसा है, अवैज्ञानिक है, जो मैंने आपको बताया था कि बिना सोचे समझे उस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी धर्म की मान्यता के हिसाब से चले जाएं, दर्शन मान्यता विश्वास कोई कर रहा है, कोई कल्पना है, उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल दें, तो वो हो गई अवैज्ञानिक एक प्रकार से तरीका। एक दूसरा तरीका होता है, जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, वो होता है वैज्ञानिक तरीका, ठीक है। और ख़ास करके इस प्रकार से क्या करते हैं, जब हम निरीक्षण करते हैं, किसी घटना का परीक्षण करते हैं, यानी प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, वर्गीकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली हो जाती है। और इसी व्यवस्थित कार्य प्रणाली को, इसी पद्धति को हम बोलते हैं वैज्ञानिक पद्धति। जब एक क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित तरीके से हम किसी तथ्य या घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं उस घटना के बारे में, तो वो वैज्ञानिक पद्धति होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। लुंडबर्ग महोदय इस पद्धति की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और निर्वचन होता है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त परिभाषा है। इसके अलावा और विद्वान हैं, जैसे कि बात की जाए थाउलेस महोदय, वो कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रविधियों की एक व्यवस्था है, जो कि विभिन्न विज्ञापनों में कई बातों से भिन्न भिन्न होते हुए भी एक सामान्य प्रकृति को बनाए रखती है। कुल मिलाकर के अगर बताएं तो खास करके कार्ल पियर्सन, उन्होंने वैज्ञानिक पद्धतियों की 3 विशेषताएं बताई हैं। उनके द्वारा अगर हम समझें तो और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहली बात, तथ्यों का सतर्क और यथार्थ वर्गीकरण तथा उनके सहसंबंध और अनुक्रम व अवलोकन, एक प्रकार से इसका ध्यान रखा जाए। दूसरी बात, रचनात्मक कल्पना की शक्ति की सहायता से वैज्ञानिक नियमों की खोज करना, ये वैज्ञानिक पद्धति है। तीसरी बात, आत्मलोचन तथा समस्त सामान्यतः संगठित जो मस्तिष्क हैं उनके लिए समान प्रामाणिकता की कसौटी, यानी कि सभी के लिए एक प्रकार से तथ्यपरक जानकारी सुव्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित तरीके से जब हम किसी घटना का, किसी तथ्य का वर्गीकरण करते हैं, परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं उसके बाद में, तो ये प्रक्रिया कहलाती है वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति में आपको बता दूं कि सत्यापनशीलता होती है, जांच करने की शक्ति होती, जांच की जाती है, निश्चयात्मकता होती है, ठीक है, यानी पूर्णतः निश्चित होते हैं व्यक्ति की हाँ यही चीज़ होनी है, एकदम से उसमें संदेह जैसी कोई बात नहीं रहती है। सामान्यता होती है, यानी कि एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति में एक प्रकार से ये होता है कि एक प्रकार से वो ठीक बातें हैं जो कही जा रही हैं, ठीक है, वस्तुनिष्ठता होती है और एक प्रकार से और भी तमाम प्रकार की चीज़ें होती। तो कुल मिलाकर के वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो सत्यता के लगभग बहुत नज़दीक हो जाता है, लगभग 90%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है, 5वां नंबर प्रश्न है, अवलोकन या निरीक्षण क्या होता है। अवलोकन और निरीक्षण बात एक ही है, तो आपसे प्रश्न है कि अवलोकन या निरीक्षण क्या है। तो अवलोकन या निरीक्षण की बात की जाए तो अवलोकन का सीधा सा मतलब होता है कि अगर आप कोई घटना हुई है और उस घटना को देखते हैं, उस घटना को समझते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस घटना से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको संकलित भी करते हैं, तो वो खास करके निरीक्षण होता है या अवलोकन होता है। अवलोकन शब्द खास करके सामाजिक अनुसंधान में या सामाजिक शोध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है निरीक्षण। गुटे और हार्ट कहते हैं कि विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है और वास्तविकता की पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना चाहिए। तो अवलोकन का सीधा सा मतलब होता है कोई घटना हुई तो उसको आपने देखा, समझा, आवश्यकता पड़ने पर उस घटना से रिलेटेड जानकारी भी इकट्ठा कर ली, तो वो एक प्रकार से निरीक्षण या अवलोकन हो जाता है। श्रीमती पी.बी. यंग कहती हैं कि निरीक्षण के नेत्रों के द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक समस्याएं जो होती हैं उन समस्याओं जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं उन संस्थाओं के साथ ही साथ संपूर्णता की रचना करने वाली जो तमाम प्रकार की अलग अलग इकाइयां होती हैं उनकी विचारपूर्ण पद्धति के रूप में हम प्रयोग करते हैं निरीक्षण का एक प्रकार से। हालांकि निरीक्षण की अगर बात की जाए तो डोलार्ड महोदय की बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा है। ये कहते हैं कि अवलोकन अनुसंधान के लिए एक प्रामाणिक यंत्र के रूप में मानव बुद्धि का अवलोकन और अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना होता है, ये होता है निरीक्षण, ठीक है। तो इसी प्रकार से अवलोकन और निरीक्षण के बारे में विद्वानों ने अपनी राय रखे हैं, ठीक है। C.A. मोजर कहते हैं कि ठोस अर्थ में निरीक्षण में काम तथा वाणी की अपेक्षा आँखों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है।
निरीक्षण का सीधा सा मतलब होता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि कोई घटना है, आपने उसको देखा, समझा, जाना और आवश्यकता पड़ी तो उसको आपने इकट्ठा भी कर लिया, उससे संबंधित जो आंकड़े थे, जो तथ्य थे उसको इकट्ठा कर लिया, उसको इकट्ठा करने के बाद में फिर उस पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये चीज़ एक प्रकार से आपकी अवलोकन या निरीक्षण में आती है। ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है किसी भी घटना का, सूक्ष्म और उद्देश्यपूर्ण अध्ययन होता है और मानव इंद्रियों का पूर्ण ज्ञान भी एक प्रकार से इसमें दिखाई पड़ता है। वैज्ञानिकता की भावना से अवलोकन या निरीक्षण होता है और कार्य कारण संबंध का भी अध्ययन, यानी क्यों कोई समस्या, मतलब जो घटना घटित है क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई और उसका परिणाम क्या निकला, कई प्रकार की चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा होती है अवलोकन के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा। समूह व्यवहार का भी अध्ययन इसके माध्यम से हो जाता है, तो इसकी उपयोगिता भी दैनिक जीवन में बहुत सारी है। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करिए। प्रश्नावली के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है। प्रश्नावली किसे कहते हैं बताइएगा, सभी लोग फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्नावली क्या है बताएं। तो प्रश्नावली की बात की है तो विभिन्न प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची बोल सकते हो प्रश्नावली को आप, और इस सूची का उद्देश्य होता है कि जो अध्ययन के विषय होते हैं उससे संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों से डाक के द्वारा सूचनाएं प्राप्त करके प्राथमिक सामग्री का संकलन करना, ताकि एक प्रकार से उसको जो शोध करता है वो अच्छे तरीके से समझ पाए और उसका निष्कर्ष सही तरीके से निकल पाए। प्रश्नावली का सीधा सा मतलब होता है, प्रश्नावली का उपयोग डाक द्वारा ही किया जाता है और ख़ास करके डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली एक प्रकार से कही जाती है इसको। गुटे और हार्ट कहते हैं कि सामान्यतया प्रश्नावली शब्द का तात्पर्य प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करने की एक ऐसी प्रविधि या एक ऐसी टेक्निक से होती है जिसमें उत्तरदाता स्वयं एक ही प्रपत्र को भर करके सूचनाएं प्रेषित करता है। सिन पाओ येंग कहते हैं कि अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी अनुसूची होती है जिसे सर्वेक्षण के लिए प्राप्त किए गए प्रतिचयन से संबंधित व्यक्तियों के पास डाक के द्वारा भेजा जाता है। तो ये एक प्रकार से होता है, तमाम प्रकार के विषय इस प्रकार के होते हैं जिससे संबंधित व्यक्ति एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं और स्वाभाविक है कि जब तमाम प्रकार के क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति फैले हुए तो उनको एक दूसरे से इकट्ठा करना, प्रश्नावली भेजना, ये चीज़ें होती हैं। तो डाक के द्वारा भेजा जाता है प्रश्न और उसके उत्तर को फिर तो पूरा एक प्रकार से भेजा जाता है। तो एक प्रकार से प्रश्नावली विधि होती है। और प्रश्नावली के उपयोग में क्या होता है कि जो अध्ययनकर्ता होता है और जो उत्तरदाता होता है इसके बीच में कोई प्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक नहीं होता है कि वो आमने सामने बैठ करके, जैसे साक्षात्कार विधि होती है, इंटरव्यू होता है, तो उसमें आमने सामने बैठ करके व्यक्ति क्या करते हैं, एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देता है। लेकिन उसमें क्या होता है आपका प्रश्नावली में कि प्रश्न जो होता है कहीं दूर बैठा व्यक्ति उसको लिख करके प्रश्न भेजता है डाक के द्वारा और बहुत दूर बैठा कोई टीचर या जो उत्तर देने वाला है वो फिर से उसी पत्र में उसका उत्तर लिख करके दूसरे पत्र में लिख करके फिर उसके पास डाक के द्वारा भेज देता है। तो प्रत्यक्ष संपर्क कुछ नहीं होता है। और जो उत्तर चाह रहा है, ऐसे कि मान लेते बहुत सारी चीज़ें, प्रोफेसर्स बड़े बड़े होते हैं तो जो शोधकर्ता होते हैं, स्कॉलर होते हैं, वो कहीं दूर हैं और उनको उत्तर नहीं मिल पा रहा किसी चीज़ का, तो पता लगा कि भाई उन्होंने शोध किया है इस मुद्दे पर, तो उनके यहाँ पर ऐसे प्रपत्र भेज दिए। तो प्रश्नावली के माध्यम से 4-6 प्रश्न दे दिया और उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने लिख करके डाक के द्वारा इनके पास भेज दिया। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी कि भाई मोबाइल फ़ोन टेक्निक, ये ईमेल वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था, पीडीएफ वगैरह का, तो पहले यही सिस्टम चलता था प्रश्नावली का। तो प्रश्नावली खास करके शोध वगैरह में ये होते हैं और सामाजिक अनुसंधान में इसका बड़ा योगदान होता है। आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब तो भाई टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। हालांकि पहले यही सुविधा चलती थी प्रश्नावली को लेकर के। इंटरव्यू देने में अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं तो इस प्रकार से भी हो जाता था। तो इसमें शोधकर्ता भी पूछ सकता है और जो प्रोफेसर है वो शोधकर्ता से ही प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये एक प्रकार से प्रश्नावली के उपयोग में अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता के बीच में कोई प्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि सामग्री का संकलन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो ये होगी प्रश्नावली। प्रश्नावली के बारे में चीज़ें आपकी समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है साक्षात्कार। साक्षात्कार ये होता है, मैंने आपको बता दिया इसी में। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। अंग्रेजी में साक्षात्कार को क्या बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं। अच्छा, इंटरव्यू में क्या होता है कि आमने सामने व्यक्ति बैठा होता है, एक पैनल होता है, 4-6 लोग क्वेश्चन पूछते हैं और एक व्यक्ति उत्तर देता है, इस प्रकार से। तो गुटे और हार्ट इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया होती है।
पीबी यंग कहती हैं कि साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में बहुत कुछ कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है जो उसके लिए साधारणतः एक अपरिचित व्यक्ति होता है। सामने जो व्यक्ति बैठे होते हैं 4-5, जब इंटरव्यू कोई व्यक्ति देने जाता है तो वो प्रश्न तो पूछते ही हैं, उसके प्रश्न पूछने के साथ साथ उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। व्यक्ति जानकार होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, तो आपके अंदर झांकते हैं, आपके टैलेंट को, आंतरिक टैलेंट को झांक लेते हैं आपके उत्तर बताते समय ही। तो एक प्रकार से जान जाते हैं कि बच्चे के अंदर कितना दम है और किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, या इसके अंदर कितना टैलेंट है। ठीक है, वो भाप लेते हैं आंतरिक। एक ही 2 प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, तुरंत पता चल जाता है उनको। तो ये हो गए एक प्रकार से क्या साक्षात्कार के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको बताई। निश्चित तौर पर साक्षात्कार यही होता है, कुल मिलाकर के साक्षात्कार जो होता है सामग्री संकलन की वह मौखिक प्रविधि होती है या टेक्निक होती है जिसमें एक अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों की मनोवृत्तियों को, उसके अनुभवों को और उसके विचारों को पारस्परिक अंतर क्रिया के द्वारा देखने और समझने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। ठीक है, पामर महोदय की बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा है साक्षात्कार की। वो कहते हैं कि साक्षात्कार 2 व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली एक विशेष सामाजिक परिस्थिति होती है जिसमें कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, परस्पर उत्तर और प्रत्युत्तर करते हैं। एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, एक व्यक्ति उत्तर देता है, आमने सामने बैठे होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया साक्षात्कार कहलाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 8वां प्रश्न, अनुसूची किसे कहते हैं। अनुसूची बढ़िया प्रश्न है, आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा अनुसूची को लेकर के। तो सामाजिक अनुसंधान में आप देखते हैं जब संकलन, बहुत सारा डाटा होता है, तो सामग्री संकलन के लिए फिर डाटा कलेक्शन की प्रविधियों में अनुसूची की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और एक सरल और विश्वसनीय या औपचारिक या निष्पक्ष प्रविधि माना जाता है, टेक्निक माना जाता है, मेथड माना जाता है अनुसूची को। ठीक है, अनुसूची जो होती है प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है जो कि अनुसंधानकर्ता जो होता है उसके द्वारा अध्ययन विषय, साधन, समय और खास करके उत्तरदाताओं की स्थिति के अनुसार तैयार की जाती है। और इस सूची में विषय से संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्न लिखे होते हैं जिनका प्रत्युत्तर उसी अनुसूची में उत्तरदाता को देना या लिखना पड़ता है। स्पष्ट है कि अनुसूची द्वारा उत्तरदाताओं के विचारों को व्यवस्थित रूप में संकलित किया था। तो प्रश्नावली और अनुसूची इन दोनों में थोड़ा सा ही अंतर होता है। ठीक है, गुडे और हार्ट कहते हैं कि अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। ठीक है, बोगडर्स महोदय कहते हैं कि अनुसूची संक्षिप्त प्रश्नों की एक रचना है जिसे सामान्यतया सर्वेक्षणकर्ता स्वयं करता है तथा अपने अन्वेषण में अग्रसर होने के साथ साथ भरता है। तो एक प्रकार से प्रश्नों की कतार होती है, उसको भरा जाता है अपने एक प्रकार से साक्षात्कार कि उसके प्रक्रिया के दौरान, अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, पीबी यंग कहते हैं कि अनुसूची औपचारिक तथा मानक अनुसंधानों में प्रयोग किए जाने वाला एक ऐसा उपकरण होता है जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, बहुस्तरीय गणनात्मक आंकड़े जो होते हैं उनका संकलन करने में सहायता मिलती है। कुल मिलाकर के अनुसूची जो होती है वो व्यक्तियों से प्रत्यक्ष और औपचारिक रूप से पूछे जाने वाली प्रश्नों की सूची होती है और जो अध्ययन विषय के अनुसार बनाई जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न सूची होती है कि भाई किस किस प्रश्न का एक प्रकार सूची बना लिया हमने, तो प्रश्न एक प्रकार से वो अनुसूची होती है, पहले से तैयार कर लेना कि हमको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, कई प्रकार की चीज़ें। ठीक है, तो अनुसूची का उद्देश्य होता है तथ्यों के संकलन में, प्रमाणिक और एक प्रकार से वैषयिक अध्ययन करने में, मतलब विषय से संबंधित अध्ययन करने में। तो अनुसूची एक प्रकार से कई प्रकार की भी होती हैं, अवलोकन अनुसूची होती है, मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेखीय अनुसूची, ये सब अनुसूची के प्रकार होते हैं। साक्षात्कार अनुसूची होती है, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची होती है। ठीक है, ये सब अनुसूचियाँ होती हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है व्यक्तिक अध्ययन विधि। व्यक्तिक अध्ययन विधि क्या होती है? व्यक्तिक अध्ययन विधि की अगर बात की जाए, अच्छा सामाजिक शोध में, अनुसंधान में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की बड़ी अच्छी उपयोगिता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया व्यक्तिक अध्ययन विधि से आप क्या समझते हैं या फिर इसके बारे में बताएं।
तो साधारण रूप में हम समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन विधि जो होती है, व्यक्तिक माने होता है पर्सनल, व्यक्ति के बारे में। अध्ययन मतलब किसी व्यक्ति से रिलेटेड चीज़ें, मतलब पर्सनल चीज़ों का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो व्यक्तिगत अध्ययन विधि का तात्पर्य अध्ययन के लिए एक ऐसे तरीके से होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति के जो क्रियाकलाप होते हैं उसके बारे में, उस पर्सनल व्यक्ति की खास करके मनोवृत्तियों के बारे में, उसके जीवन इतिहास के बारे में गहन अध्ययन किया जाता है। और ऐसी धारणा आंशिक रूप से खास करके सच होते हुए भी पूर्णतः उपयुक्त नहीं होती है। और इस विधि के द्वारा केवल किसी एक व्यक्ति का ही गहन अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि यह अध्ययन किसी भी एक सामाजिक इकाई, जैसे कि आप किसी व्यक्ति का अध्ययन कर सकते हैं व्यक्तिगत अध्ययन विधि में। जरूरी नहीं कि उसमें व्यक्तिगत अध्ययन लगा तो किसी व्यक्ति का ही अध्ययन हो। इसमें एक परिवार का अध्ययन, मतलब एक ही होगा, चाहे एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाए, चाहे एक परिवार का अध्ययन किया जाए, चाहे एक समूह का अध्ययन किया जाए, चाहे एक संस्था का अध्ययन किया जाए, और चाहे एक कम्युनिटी यानी एक समुदाय का अध्ययन किया जाए। तो इस प्रकार से ये किसी एक का अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, एक संस्था हो सकती है, एक समूह हो सकता है, एक समुदाय हो सकता है। तो इसको केंद्र मानते हुए इन सभी का अध्ययन किया जाता है। और इस रूप में विभिन्न विद्वानों ने खास करके व्यक्तिगत अध्ययन विधि की कई सारी परिभाषाएं भी दी हैं। एक आध विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं आप लोग जैसे कि पी.बी. यंग महोदय कहती हैं, मतलब महोदया कहती हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन किसी एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण की पद्धति होती है, चाहे यह इकाई एक व्यक्ति की हो, चाहे एक परिवार की हो, चाहे किसी संस्था की हो, चाहे सामूहिक समूह की हो, चाहे संपूर्ण समुदाय की ही क्यों ना हो। ठीक है, तो व्यक्तिगत अध्ययन क्या होता है, किसी एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज की जाती है, उसकी विश्लेषण करने की एक पद्धति होती है। अब ये इकाई कई मामले में हो सकती है, व्यक्ति, समाज, परिवार, संस्था, समूह, समुदाय सब हो सकता है। ठीक है, बीसेंज और बीसेंज कहते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक विशेष स्वरूप होता है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा संस्था का अत्यधिक सावधानी पूर्वक और पूर्ण अवलोकन किया जाता है। ठीक, कुल मिलाकर के व्यक्तिगत अध्ययन का तात्पर्य किसी भी एक सामाजिक इकाई के समस्त पक्षों का व्यापक तरीके से, सूक्ष्म तरीके से और गहन तरीके से अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार से एक मनोचिकित्सक किसी रोगी के विषय में अत्यधिक गहन और व्यापक जानकारी प्राप्त करने के बाद ही रोग का निदान और औषधियों का निर्धारण करता है, उसी प्रकार से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत भी क्या होता है, एक अध्ययनकर्ता जो होता है वो तमाम प्रकार की परिस्थितियों के संदर्भ में किसी इकाई का गहन अध्ययन करके कार्य कारण के संबंध को स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। यह एक इकाई, एक व्यक्ति, एक समूह, एक संस्था, एक जाति, एक राष्ट्र, एक सांस्कृतिक क्षेत्र, एक समुदाय, एक संस्था, ये सब भी हो सकती हैं। तो व्यक्तिगत अध्ययन के माध्यम से संपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के बारे में मैंने चीज़ें बताई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, माध्य या मध्यमान किसे कहते हैं। माध्य या मध्यमान क्या होता है भाई, तो माध्य या मध्यमान की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंग्रेजी में मीन बोला जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, MEAN, मीन। ठीक है, ये होता है माध्य या मध्यमान, और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का ही एक प्रकार से ये भाग होता है। और सर्वाधिक प्रचलित जो है वो माध्य ही फेमस है, क्योंकि यह सबसे अधिक है, विश्वसनीय है माध्य। और सामान्य रूप से देखा जाए तो औसत शब्द का प्रयोग होता है इसके लिए गणित में। ठीक है, गणितीय मध्यमान जैसे कि एवरेज जिसको बोलते हैं, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। तो इसी प्रकार से मध्यमान जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यह वह मान होता है मध्यमान जो तमाम प्रकार के जो पद होते हैं उनके मूल्यों के योग को पदों की संख्या से जब हम भाग देते हैं तो इसका मान ज्ञात करने में एक प्रकार मतलब उसका मान ज्ञात हो जाता है। और इसका मान ज्ञात करने में समूह के समस्त पदों का उपयोग किया जाता है, जिससे इस माध्य की वैधता और बढ़ जाती है। खास करके मध्यमान को लेकर के विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, जैसे कि मिल्स महोदय कहते हैं कि समांतर माध्य या मध्यमान किसी वितरण का समतोलन केंद्र होता है। किंग कहते हैं कि मध्यमान वह मूल्य है जो समंक माला के सभी पदों के योग को उनके पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। गैरिट कहते हैं गणितीय मध्यमान या अधिक संख्या में कहे जाने पर मध्यमान विभिन्न प्राप्तांकों या मापनों का वह कुल योग होता है जो उनकी संख्या से भाग देने पर आता है। गिलफोर्ड कहते हैं कि माध्य परीक्षणों या व्यक्तियों को समूह के केंद्रीय मूल की ओर संकेत करने की वाली संख्या होती है। मैं आपको एक सरल भाषा में अगर आपको बताऊं कि मध्यमान क्या होता है, सिंपल सा समझो कि
कोई डाटा दिया गया, पूरा डाटा नहीं, जैसे 10 संख्याएं दी गई हैं तो 10 संख्याएं कितनी, संख्या कितनी है 10 संख्या, और उन संख्याओं को जितनी 10 संख्याएं दी हैं उन सभी को जोड़ लीजिए, ठीक है। और खास करके ऊपर लिख दी, मान लेते हैं 100 आया जोड़ पूरा 10 संख्याओं का, और 10 संख्याएं हैं, इससे भाग दे दो, 0 0 कट गया, 10 आपका आ गया मध्यमान, ठीक है। तो एक प्रकार से ये होता है मध्यमान। मध्यमान के बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ, मध्यमान का सूत्र भी मैं आपको बता दूँ आज, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। मध्यमान का सूत्र क्या होता है भाई, या माध्य का सूत्र होता है, मध्यमान या माध्य या मीन का सूत्र क्या होता है, संख्याओं का कुल योग, यानी जितनी संख्याएं उन सभी को जोड़ डालो जो भी दी गई हैं, ऊपर लिख दो उनका जोड़ और नीचे लिख दो जितनी संख्याएं हैं कुल मिलाकर के n, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यानी सिग्मा x बटे n। सिग्मा माने होता है जोड़, x माने होता है आज जितनी संख्याएं दी गई आपने उसको जोड़ लिया, ठीक है। n माने होता है संख्याओं का टोटल नंबर, ठीक है। तो एक प्रकार से सिग्मा x बटे n, तो सिग्मा x का मतलब क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा जोड़ हो गया। तो एक प्रकार से अच्छा मध्यमान को हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। और भी चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं, तो खास करके सिग्मा जो है ग्रीक भाषा का एक प्रकार से चिन्ह है, इसको सिग्मा बोला जाता है, और खास करके सिग्मा का मतलब होता है योग, संपूर्ण संख्याओं का योग। तो ये हो गया आपका क्या भाई मध्यमान, ठीक है। तो मध्यमान का सूत्र आपको पता हो गया, ये हो गया मध्यमान। मध्यमान निकालने की मैं आपको विधि भी बता दूं, मध्यमान कैसे निकलता है। मान लेते हैं कि कोई चीज़ दी गई है, अब हमको निकालना है मध्यमान। मान लेते हैं हमको दिया गया संख्या 30, ठीक है, 35 दिया गया, क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 25, ठीक है, इसके अलावा 40 लिख लेंगे आप, ठीक है। और 40 के बाद में जैसे कि 30 लिखा आपने, 35 लिखा, 25 लिखा, 40 लिख लिया, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो 20 लिख लिया आपने, ठीक है। फिर 45 लिख लिया और फिर आपने 50 लिख लिया। तो कितनी संख्याएं हो गई आपकी, कितनी संख्याएं हो गई भाई, 3 3 6 और एक 7 संख्या हो गई, बिल्कुल 7 संख्याएं हो गई। तो यन का मान यहाँ पर कितना है, 7 हो गया, ठीक है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब इन पूरा जोड़ लीजिए, जितना आपका है सब कुछ, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका। अगर आपको जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 5 10, ठीक है, 5 5 10 और 10 10 10 5 15, 15 के हासिल आएंगे कितनी, मतलब 15 के 5 हासिल आए 1, और फिर जोड़ो 3 3 6 6 2 8 8 4 12 12 और 2 14 14 और 4 14 4 कितना होता है, 14 4 18 18 5 22, तो एक पर 22 और कितना आपका वहाँ पर जोड़ा था हमने, 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20, हाँ 20, 1 मिनट, 5 5 10 5 3 15 5 हासिल आई 1 जोड़ा था, और 3 3 6 6 2 8 8 4 12 8 4 12 12 और 2 14 14 और 4 18 18 और 5 कितना होता है, 18 5 कितना हो जाए भाई आपका, 18 और 5 23, बिल्कुल, और एक हासिल आपका 24, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 245। तो ये क्या हो गया, सिग्मा आप x भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, तो सिग्मा x हो गया आपका 245, यानी पूरे संख्याओं का जोड़ 245 निकला, और संख्याएं कितनी थी, 7 संख्याएं। अब हम क्या करेंगे, 245 यानी सिग्मा x जो रख देंगे इसका सूत्र, और बटे n, यानी सिग्मा x माने कुल संख्याओं का जोड़, तो कितना आ गया 245, और बटे n यानी 7, तो 7 रख लिया। 245 से 7 कटो, 7 एक 7 7 दूनी 14 7 21, 7 3 21, ठीक है। यहाँ से कितना बचा, 3 इधर आ गया 35, 7 5 35, यानी आपका जो 35 संख्या है वो मध्यमान है, ठीक है। 35 संख्या क्या है, मध्यमान है, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 35 ये क्या हो गया, अच्छा इसको गणितीय भाषा में समझे तो औसत बोला जाता है। 35 जो आपका आ गया था, तो अगर सभी व्यक्तियों के पास, किसी के व्यक्ति के पास 30 रुपये, किसी के पास 35 है, किसी के पास 25 है, किसी के पास 40 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 25 है, किसी के पास 50 है, अगर सभी संख्याओं को जोड़ करके और भाग दे देंगे जितनी संख्याएं हैं, तो सबको 35 रुपये बराबर बराबर मिल जाएगा। तो यही होता है आपका मध्यमान या औसत गणित में, ठीक है। तो ये होगा मध्यमान के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो मध्यमान आपके समझ में आ गया होगा निश्चित तौर पर, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं रही होगी, ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। तो मध्यमान ये हो गया आपका, सूत्र भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको आगे चल करके और भी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, ठीक है। हालांकि आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानते भी माध्यिका पढ़ेंगे और बहुलक के बारे में भी आपको बताएंगे। सभी प्रश्न आप देखते हैं अनिवार्य है, खंडबाद से 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है, ठीक है। तो किस प्रकार से आप इसको लिखेंगे, आइए चर्चा करते हैं इस पर, ओके। प्रश्न आपका आ चुका, पहला प्रश्न है बहुलक की उपयोगिता अथवा गुणों की एक प्रकार से व्याख्या कीजिए। तो बहुलक क्या होता है भाई, बहुलक की बात कीजिए। बहुलक यानी जो संख्या कोई, मतलब मान लेते हैं कि आपको मैं एक श्रेणी देता हूँ, 1 3
2 4 2 5 2, ठीक है, और मैं दे दिया 6। तो आप देखिए इसमें देखिए 2 एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार, यानी 2 की संख्या कितनी बार आई, 3 बार आ चुकी है। तो दी गई श्रेणी में जो है बहुलक कितना है, 3, मतलब 2 जो है वो बहुलक है, चूंकि 3 बार आया है। तो बहुलक दी गई श्रेणी में, बहुलक आपसे पूछेगा, ऐसे कोई श्रेणी दे देगा तो जितनी संख्या मतलब कि एक संख्या मतलब कई बार अगर आ जाए उसमें, तो जो संख्या जिसकी ज़्यादा संख्या होगी, जैसे 2 3 बार आया हुआ है तो 2 इस श्रेणी का क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो ये होता है आपका बहुलक। अब इसको समझें, बहुलक की उपयोगिता और गुणों की व्याख्या कैसे आप कर सकते हैं। तो बहुलक की बात की जाए, बहुलक की परिभाषा दी है किसने, क्रॉक्सटन और कोडेन महोदय ने। उन्होंने कहा कि बहुलक विभिन्न अंकों का वह मूल्य होता है जिसके आसपास श्रेणी के अधिक से अधिक पद और मूल्य केंद्रित होते हैं, ठीक है। गिलफोर्ड कहते हैं कि माप के पैमाने पर बहुलक वह बिंदु होता है जहां पर वितरण में सबसे अधिक आवृत्तियां केंद्रित होती हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो होता है श्रेणी में। तो ये बहुलक की अगर बात की जाए तो इसका महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी उपयोगिता भी बहुत ज़्यादा, इसके गुण और उपयोगिता बात देखिए। पहला उपयोगिता इसकी ये है कि सर्वप्रथम बहुलक की गणना का हमारे नित्य प्रतीक के जीवन में बहुत उपयोग होता है। और सामान्य जीवन में हम विभिन्न वस्तुओं के सर्वाधिक प्रचलित भाव को, सर्वाधिक प्रचलित फैशन की वस्तुओं को और तमाम प्रकार की जो प्रवृत्तियां होती हैं उनको ज्ञात करने में बहुलक पर ही निर्भर करते हैं। दूसरी विशेष उपयोगिता ये है कि भाई बहुलक की गणना करना अपेक्षाकृत रूप से अधिक सरल होता है और अनेक दशाओं में तो केवल अवलोकन के द्वारा ही बहुलक को ज्ञात कर लिया जाता है कि देखा कितनी श्रेणियां हैं, उनमें कितनी संख्या, तुरंत पता चल जाता है बहुलक। तीसरी एक प्रकार से उपयोगिता यह है कि बहुलक की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अर्थ तथा अभिप्राय को एक साधारण व्यक्ति ही भी समझ सकता है। बहुलक के अंतर्गत समंकों का विवरण इस प्रकार होता है कि उसका अर्थ सरलता से समझा जा सकता है, मतलब इसमें कोई गणित और मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन देगा, बहुलक पूछेगा, तुरंत आप बता देंगे। बहुलक माने जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, ठीक है। इसके अलावा जो है किंग महोदय कहते हैं कि बहुलक की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि इसे आंकड़ों का सर्वोत्तम प्रतिनिधि माना जा सकता है। इसका कारण यह है कि बहुलक का तात्पर्य सदैव उसी पद मूल्य अथवा विशेषता से होता है जिसकी किसी समंक माला में बार बार पुनरावृत्ति होती है। बार बार कोई संख्या अगर आ रही है किसी समंक माला में, समंक माला मतलब किसी श्रेणी में, ठीक है, तो उसमें अगर बार बार कोई संख्या आ रही तो वही बहुलक होता है, ये सरलता से ज्ञात हो जाता है। और इसके अलावा अगली विशेषता आप लिख सकते हो कि बहुलक एक समंक माला से संबंधित किन्हीं भी दूसरे पद मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। इस दृष्टिकोण से इसे संबंधित निष्कर्ष पर अधिक प्रमाणित माना जाता है और यथार्थ भी माना जाता है बहुलक को, ठीक है। तो बहुलक की गणना के लिए अधिक खास करके औपचारिकताओं की भी आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी केवल सरल दंड चित्र के माध्यम से, बिंदु रेखा के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बहुलक क्या होगा इसमें। तो ये बहुलक के गुण और उपयोगिता हो गई। आर करके आपको अथवा प्रश्न दिया गया, तो इनमें से मतलब अथवा करके तो ये प्रश्न करो चाहे ये प्रश्न करो। प्रश्न है रेखा चित्रों की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। रेखा चित्रों की क्या उपयोगिता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रेखा चित्रों की उपयोगिता की बात की जाए तो बोसले महोदय कहते हैं, बेसेलो महोदय खास करके रेखा चित्रों की उपयोगिता के बारे में कहते हैं कि रेखा चित्र क्या करते हैं, संख्यात्मक विशेषताओं को समझने का सबसे सरल और सामान्य आधार होता है रेखा चित्र एक प्रकार से, और संख्याओं को स्पष्ट करने में इसकी उपयोगिता सबसे अधिक होती है। रेखा चित्रों के माध्यम से हम बहुत बड़ी चीज़ों को बहुत कम शब्दों में समझ सकते हैं, बहुत कम समय में और चीज़ों को जान पाते हैं, ठीक है। बोर्डिंगटन कहते हैं कि किसी तथ्य के बारे में दी गई सारणी की तुलना में एक घुमावदार रेखा का व्यक्ति के मस्तिष्क पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है और रेखा चित्र के रूप में यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान में क्या हो रहा है और आगे क्या होने की संभावना है। मस्तिष्क जो है आपका उसे उतनी ही जल्दी समझ लेता है जितनी शीघ्रता से किसी विशेषता को आँखों के द्वारा देखा जा सकता है। तो एक प्रकार से जब कोई चित्र बना करके आप किसी चीज़ को समझाते हैं या चित्रात्मक शैली में आप लिखते हो तो एक प्रकार से एग्जामिनर भी प्रसन्न होता। तो रेखा चित्रों के माध्यम से क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है चीज़ों को समझने में। कोई चीज़ है, मान लेते हैं आपको बोला गया कि एक आयत की लंबाई इतनी है, एक चौड़ाई इतनी है, इसका क्षेत्रफल निकालना, तो आप तुरंत ऐसे आयत बना लिया, चित्र हो गया आयत। लंबाई मान लेते हैं इसकी थी 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई थी इसकी 3 सेंटीमीटर, तो आपको अगर निकालना है कि भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो 5 × 3 आपने कर दिया, तुरंत 5 × 15 निकल आया। 15 वर्ग स्क्वायर है ये एक प्रकार से इसका क्षेत्रफल। तो एक प्रकार से क्या हो गया आपका, तो ये एक प्रकार से आयत की एक प्रकार से क्या निकल आई। तो तुरंत आपने देखा कि भाई ये तुरंत पता चल गया आपको। और 5 × 3 ये भाई कि हाँ ये रेखा और ये रेखा को गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा कि 15 जो है cm² है, ठीक है। तो एक प्रकार से वर्ग सेंटीमीटर।
तो ये क्या निकला है, आपका क्षेत्रफल निकला है। इसका मतलब ये है कि रेखा चित्रों के माध्यम से आपका दिमाग जो होता है, मस्तिष्क जो होता है, वो अधिक तरीके से संकलन को इकट्ठा कर पाता है, डाटा दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है और समझने में आसानी होती है रेखा चित्रों के माध्यम से। ठीक है, तो ये रेखा चित्र का उपयोग इसीलिए किया जाता है। इसका एक प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि भाई रेखा चित्र जो होता है आकर्षक और प्रभावपूर्ण होता है। दूसरी बात सह संबंध का ज्ञान करवाता है। तीसरी बात प्रस्तुतिकरण में इसकी शुद्धता होती है। चौथी बात सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायता मिलती है इससे। इसके अलावा पांचवी उपयोगिता इसकी ये है कि समय और श्रम की भी बचत होती है। आप अगर लिखते कि एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और उसी आयत की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, दिए गए आयत के क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए, इतना लंबा लिखने में आपका समय भी नष्ट होता और आप परेशान भी होते। आपने तुरंत एक 4 डंडी लाइन खींची और तुरंत 5 और 3 लिखा, 5 गुणे 3 बराबर आयत निकल आया, क्षेत्रफल उसका 15 सेंटीमीटर। तो ये एक प्रकार सरल हुआ कि आप लिखते इतना लंबा और फिर माना आयत का क्षेत्रफल बराबर जो है एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से आप या एक्स मान लेते या फिर ए मान लेते, बी मान लेते, तो इससे क्या होता है, थोड़ा लंबा जटिलता होती। ठीक है, और ऐसे में बड़ा सरलता हो जाता है, समय और श्रम की बचत होती है। छठवीं उपयोगिता ये है कि भाई परिवर्तन की दिशा का ज्ञान होता है। सामाजिक अध्ययनों में एक विशेष अवधि के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन का विशेष महत्व होता है और यह विशेषता दंड चित्रों अथवा चित्र रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। तो इसकी दिशा का ज्ञान एक प्रकार से करवाता है कहीं ना कहीं पे। इसके अलावा सातवीं विशेषता इसकी ये होती कि भविष्यवाणी में सहायता मिलती है रेखाओं के द्वारा। ठीक है, रेखा चित्रों के द्वारा एक निश्चित अवधि में होने वाले परिवर्तन की दिशा और मात्रा को ही प्रदर्शित नहीं किया जाता है, बल्कि ऐसे प्रदर्शन की सहायता से भविष्य से संबंधित जो प्रवृत्तियां होती हैं उनका अनुमान भी लगा लिया जाता है, यानी कि भविष्यवाणी करने में सक्षम है। यानी कि जो एक प्रकार से रेखा चित्रों के माध्यम से अगर हम किसी चीज़ की शोध करते हैं तो वो वैज्ञानिकता पर आधारित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप की व्याख्या कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप के बारे में अगर बात की जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है सांख्यिकी का सबसे अधिक उपयोग खास करके केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के द्वारा ही किया जाता है और सामाजिक इकाइयों में संकलित तथ्यों के आधार पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करना इसलिए एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इसी के द्वारा एक समान प्रवृत्ति को ज्ञात करना तथा विभिन्न तथ्यों के बीच पारस्परिक तुलना करना एक प्रकार से बहुत सरल और संभव हो पाता है। यह सच है कि अनेक अध्ययन प्रविधियों की सहायता से जो संकलित तथ्य होते हैं उनको सरल और बहुत ही सरल तरीके से या उसको बोधगम्य या समझने योग्य बनाने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण और सारणीकरण करना एक उपयोगी कार्य है। लेकिन केवल इसी कार्य के द्वारा तथ्यों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे आप या शोधकर्ता नहीं कर पाएगा, उसी से केवल अपना काम नहीं चला पाएगा। इसीलिए विभिन्न तथ्यों से संबंधित विशेषताओं को कम से कम अंकों के द्वारा सारांश रूप में प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का करना या सांख्यिकीय माध्यों की गणना करना आवश्यक हो जाता है। यानी बहुत विराट चीजों को बहुत ही कम शब्दों में केंद्रीय प्रवृत्ति हो। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब सीधा तो सेंट्रल जो चीजें होती हैं जो एक प्रकार से केंद्रीकृत बहुत कम चीजें। ठीक है, सार तत्व सारांश, जैसे कि आप उपन्यास पढ़ने का मन नहीं है, 300 पेज का उपन्यास है तो उसको 10 पेज में आपने उसका सारांश पढ़ लिया, उसके कथानक को आपने जान लिया कि भाई क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं, तो वो सारांश होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में। बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा करने से अच्छा आप केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के द्वारा उसको बड़े ही सार शब्दों में समझ सकते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ये होती है। तो खास करके एक अनुसंधानकर्ता जो आंकड़े एकत्रित करता है उनके मूल्य एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं, परंतु इन आंकड़ों के केंद्रीय होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और यह बिंदु लगभग केंद्र में स्थिर खास करके, परंतु इन आंकड़ों में केंद्रीय प्रवृत्ति होने की जो प्रवृत्ति होती है तो केंद्र में स्थिर तो होता है और सभी व्यक्तिगत आंकड़े का प्रतिनिधित्व भी करता है। समांक माला जो या आंकड़े जिसको बोलते हैं उसकी श्रेणी में विद्यमान ऐसे मूल्य को ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति का मूल्य कहते हैं, जो कि एक प्रकार से क्या करता है, केंद्रीय प्रवृत्ति अध्ययनकर्ता के द्वारा संकलित तथ्यों के व्यक्तिगत मूल्य को स्पष्ट नहीं करती है, बल्कि सामूहिक रूप से संपूर्ण वर्ग या श्रेणी की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है। कुल मिलाकर के कहने का ये मतलब है केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है उसमें आपका समानांतर माध्य, माध्यिका और खास करके आप देखते हैं बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं का योग निकाला, आपको पता है कि 200-300 संख्या दे दी गई आपको। ठीक है,
और उसका आपको पता चलना कि भाई 200-300 संख्या है, 200-300 लोगों की सैलरी मान लेते हैं, किसी की 10,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 30,000 है, इस प्रकार से। लेकिन आपसे कहा गया कि सभी व्यक्तियों को समान समान भागों में बांटना है, मतलब कि एक वर्ष की सैलरी या एक महीने की सैलरी को सभी कर्मचारियों में हमको बराबर बराबर बांटना है। अब ऐसा प्रश्न आ गया तो आप क्या करोगे? अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आएगी उस समय काम, समांतर माध्य निकालेंगे अब, यानी कि 100 लोगों का एक प्रकार सैलरी थी, ठीक है। अब उसमें आपने क्या किया, 100 लोगों की जितनी सैलरी थी सबको काउंट कर लिया, सबको ऐड कर लिया, सबका जोड़ निकाल लिया और 100 से भाग कर दिया, तुरंत निकल आया, जो निकला वही सैलरी सबको अगर बांटेंगे तो सभी को बराबर बराबर सैलरी एक महीने की मिल जाएगी, ठीक है। चाहे किसी की 5,000 रही, किसी चाहे 10,000 रही, सबको बराबर बराबर मिल जाएगी। तो एक प्रकार से ये बड़ी सरल तरीके से एक सरल विधि होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, ठीक है। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर करके आपको अथवा करके प्रश्न दूसरा दिया गया कि निदर्शन के गुणों की व्याख्या कीजिए। निदर्शन के गुणों की व्याख्या कीजिए, बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निदर्शन के गुणों की व्याख्या, तो सामाजिक अध्ययनों में निदर्शन की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए रोजेंडर महोदय कहते हैं कि निदर्शन को यदि सावधानी से प्राप्त किया जाए तो निदर्शन न केवल बहुत सस्ता रहता है बल्कि ऐसे परिणाम भी निकालता है या प्रस्तुत करता है निदर्शन जो अत्यधिक यथार्थ होता है, अत्यधिक सत्य होता है, वास्तविकता के धरातल से जुड़ा हुआ होता है तथा कभी कभी संगणना की तुलना में भी बहुत ही परिशुद्ध होता है, जो इस निदर्शन के द्वारा जो हमको डाटा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार लापरवाही से आयोजित और कार्य में लाई जाने वाली संगणना विधि की तुलना में सावधानी पूर्वक चुना गया निदर्शन अधिक श्रेष्ठ होता है। तो निदर्शन यही होता है, ठीक है। निदर्शन की अगर बात की जाए, निदर्शन से क्या होता है, निदर्शन की गुणों की व्याख्या पूछी गई। निदर्शन में सबसे पहली बात समय की बचत होती है। निदर्शन के अंतर्गत क्या होता है कि कुछ इकाइयां संपूर्ण समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे सैंपल का कार्य होता है कि छोटा सैंपल का हमने शोध कर लिया, उसके बाद में बड़े सैंपल के बारे में बता दिया, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, किसी भी दूसरी विधि की तुलना में निदर्शन के द्वारा अपेक्षाकृत कम समय में ही एक क्षेत्र अथवा समूह के बारे में हम उसके बारे में पूरी जानकारी ग्रहण कर पाते। मान लेते हैं कि हमने पता किया कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, ठीक है। मैंने ये पता कर लेता हूँ कि भाई जो है रामू जो है एक मरणशील प्राणी, कोई रामू है, रामू के ऊपर हमने शोध किया, ये पता चला कि भाई रामू 70 साल के बाद में 75 साल के बाद में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो मैंने एक व्यक्ति के बारे में पता चला कि भाई मनुष्य मतलब कि जो व्यक्ति है वो मर जा रहा है। इसी प्रकार से हमने 4-5 व्यक्तियों के बारे में देखा कि भाई व्यक्ति मर रहा है, व्यक्ति मर रहा है तो मरता ही है। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति क्या है, मतलब रामू मरणशील प्राणी है, इसीलिए व्यक्ति भी मरणशील प्राणी है। और इसका दूसरा उल्टा भी एक प्रकार से एक सिद्धांत होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि भाई मनुष्य मरणशील प्राणी है तो हर दुनिया का हर व्यक्ति मरेगा। तो कहने का मतलब, या दूध है तो दूध में हमने क्या निकाला, फैट निकाला केवल एक सैंपल का। उस दूध को या पानी को हमने चेक किया, आप देखते हैं आरओ वाला पानी आता चेक करता है, एक सैंपल थोड़ा सा पानी चेक होता है और संपूर्ण पानी के एक प्रकार से वो टीडीएस को निकाल देता है। संपूर्ण दूध के लैक्टोमीटर को एक प्रकार, लैक्टोमीटर क्या करता है, पूरे दूध की एक प्रकार चीज़ों को नाप देता है। या सैंपल में एक जो फैट वाली मशीन होती है क्या करती है, पूरे फैट को निकाल देती है एक सैंपल के माध्यम से। तो ये होता है एक प्रकार से निदर्शन, ठीक है। इससे क्या होती है, समय की बचत होती है। इसका गुण दूसरा ये है कि भाई धन की भी बचत होती है इसमें, ठीक है। इसके अलावा तीसरी एक प्रकार से गुण इसका यह निदर्शन का कि गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है इससे के द्वारा। चौथी बात है निष्कर्ष जो इसके निकलते हैं निदर्शन के द्वारा वो यथार्थ होते हैं, सत्य होते हैं। पांचवी बात यह है कि प्रशासकीय सुविधा होती है निदर्शन पद्धति के द्वारा। इसके अलावा छठा इसका गुण या उपयोगिता ये है, विशेषता ये है कि विशेष दशाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई जिसका अध्ययन करना विशाल क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, भौगोलिक रूप से विशेष संबंधित व्यक्ति बहुत दूर दूर तक फैले हुए रहते हैं। निदर्शन के द्वारा क्या होता है, कुछ इकाइयों से संपर्क स्थापित करके और संपूर्ण समाज के बारे में निष्कर्ष निकाल दिया था। तो एक प्रकार से ये विशेष दशाओं में उपयुक्त होता है। इसके अलावा लोच का गुण इसमें पाया जाता है, यानी कि निदर्शन विधि में लोच का गुण होना इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। निदर्शन के अंतर्गत अध्ययन की इकाइयों की संख्या कम हो जाने के कारण से यह संभव हो जाता है कि आवश्यकता अनुसार उसमें कमी अथवा वृद्धि भी की जा सकती है। यदि निदर्शन से संबंधित कोई सूचना या कोई एक प्रकार मतलब कि कोई इकाई बिल्कुल अनुपयुक्त अथवा व्यवहारिक प्रतीत होती है तो उसके स्थान पर दूसरी इकाई का चयन भी किया जा सकता है। तो एक प्रकार से ये इसके तमाम सारे गुण थे निदर्शन के बारे में, वो मैंने बता दिए।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम, मतलब पूछा सकता है एग्जाम में कि वर्णनात्मक शोध में किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे वर्णनात्मक शोध में किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वर्णनात्मक जो शोध होता है उसमें बहुत सारी बातों पर ध्यान देना होता है। पहली बात, अध्ययन में पक्षपात, झुकाव एवं पूर्व धारणा आदि के प्रवेश कर जाने की अधिक संभावना रहती है वर्णनात्मक शोध में। और वर्णनात्मक शोध में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए व्यक्ति को। तो ये ध्यान देना चाहिए कि वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाएं, ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण अपनाएं, और एक प्रकार से पक्षपात और झुकाव या पूर्व धारणा के प्रवेश कर जाने की अधिक संभावना रहती है, तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये कि अनुसंधान समस्या का चयन इस प्रकार से किया जाना चाहिए वर्णनात्मक शोध में कि जिससे कि उससे संबंधित आवश्यक जो तथ्य हैं उनका संकलन किया जा सके। तीसरी बात ये है इसकी ध्यान देने योग्य बात कि वर्णनात्मक शोध कार्य में समयबद्धता एवं व्यय में मितव्ययिता होनी चाहिए, यानी कि समय कम लगना चाहिए और कम खर्चीला होना चाहिए वर्णनात्मक शोध। ठीक है, क्योंकि इसका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इससे बहुत बड़े होने से क्या होता है, काफ़ी खर्चा लग जाता है, काफ़ी समय जाया हो जाता है। तो ये ध्यान रखें कि एक प्रकार से कितना कम समय लगे और कितना कम खर्चा लगे। चौथी बात ये ध्यान रखनी चाहिए वर्णनात्मक शोध में कि अनुसंधान कार्य को वैज्ञानिक आधार तभी प्रदान किया जा सकता है जबकि तथ्यों के संकलन के लिए प्रविधियों का चुनाव बड़ी सावधानी पूर्वक किया जा सकता है। मतलब कि किया जाए कि भाई हमको अगर वर्णनात्मक शोध करना है तो हमको किस टेक्निक का, किस मेथड का, किस विधि का प्रयोग करके, किस प्रविधि का प्रयोग करके हमको शोध करना है। तो ये चीज़ चयन कर लेने ताकि जो विधि सबसे उपयुक्त तो हो उस विधि का प्रयोग करें ताकि डाटा वास्तविक निकले और कम समय में निकले, कम खर्चीला हो। इन तमाम प्रकार की चीज़ों को पहले से व्यवस्थित करके तब वर्णनात्मक शोध करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आर करके आपको दिया अथवा करके प्रश्न है नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन, अवलोकन माने एक प्रकार से देखना। ठीक है, तो अवलोकन या नियंत्रित अवलोकन के बारे में अगर बात की जाए, नियंत्रित या अनियंत्रित अवलोकन, तो नियंत्रित अवलोकन जो होता है इसमें घटनाओं या परिस्थितियां जो होती हैं उस पर नियंत्रण रख करके अध्ययन किया जाता है, तो वो नियंत्रित अवलोकन होता है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन की बात की जाए तो अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं को उनके स्वाभाविक एवं स्वतंत्र रूप में देखा जाता है। ठीक है, उसमें एक प्रकार से नियंत्रण रख करके अध्ययन नहीं किया जाता, खुल करके स्वतंत्र कर करके उसका अध्ययन करते हैं अनियंत्रित में। ठीक है, दूसरा अंतर यह है कि नियंत्रित अवलोकन में एक पूर्व नियोजन के अनुसार अध्ययन एक प्रकार से करना होता है, पहले से निर्धारित होता है, एक प्लान होता है, उस प्लान के तहत हमको आगे बढ़ना होता है नियंत्रित अवलोकन में। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में क्या होता है कि इसमें पूर्व नियोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तीसरा अंतर यह है कि नियंत्रित अवलोकन की बात की जाए तो इसमें कृत्रिमता या बनावटीपन आ जाता है नियंत्रित अवलोकन में, चूँकि ये पहले से पूर्व नियोजित होता है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन की बात की जाए तो इसमें स्वाभाविकता विद्यमान रहती है हमेशा। चौथा अंतर ये होता है कि नियंत्रित अवलोकन में अनुसूची, मानचित्र, टेप, फिल्म एवं फोटोग्राफ इन सभी का प्रयोग किया जाता है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में ऐसे किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, पांचवा अंतर ये होता है नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता का अध्ययन सीमित होता है कि भाई जितना प्लान बना उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में क्या होता है, अध्ययनकर्ता एक प्रकार से स्वतंत्र होता है, वह गहन और सूक्ष्म अध्ययन करता है, पहले से निर्धारित नहीं होता कि कितना अध्ययन करना है, वो जितना हो सकता है, जितना उससे बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है, सब कुछ अध्ययन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा अंतर बता दिया। क्लियर, समझ में आ गई चीज़ें? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है परीक्षा में प्रश्न। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है आपका कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के प्रमुख सोपान, सोपान माने एक प्रकार से प्रकार। तो लुंडबर्ग महोदय ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 सोपानों के बारे में बताया है। किसने? लुंडबर्ग ने 4 सोपान बताए हैं। जबकि श्रीमती पीबी यंग की बात की जाए तो उन्होंने 6 चरण बताए हैं या फिर 6 सोपान बताए हैं वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के। तो सबसे पहले हम लुंडबर्ग के 4 वैज्ञानिक पद्धतियों के नाम आपको बता दें। पहला नाम है भाई लुंडबर्ग के अनुसार, वो कहते हैं वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का पहला जो सोपान है वो है कार्यशील प्राक कल्पना का निर्माण कर लेना। सबसे पहले कार्यशील प्राक कल्पना का निर्माण कर लिया जाए, हाइपोथेसिस पहले बना ली जाए, किसी चीज़ के बारे में, किसी शोध का जो विषय है उसके बारे में पहले से कुछ विचार हो जिसको मान लिया जाए, एक्स की माना एक्स। दूसरी बात,
दूसरी बात उन्होंने बताई, दूसरा चरण क्या होता है, दूसरा सोपान होता है वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का कि अवलोकन एवं तथ्यों का आलेखन किया जाए। आलेखन मतलब क्या होता है, उसको लिख लिया जाए, जो तथ्य हैं, जो अवलोकन की चीज़ें हमको जो प्राप्त हुई हैं, जो तथ्य हमको आंकड़े प्राप्त हुए उनको लिख लेना, अवलोकन कर लेना, ये दूसरा काम होता है। तीसरा काम उसके बाद में क्या होता है भाई वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का, लुंडबर्ग के अनुसार वो कहते हैं कि तीसरा काम होता है संकलित तथ्यों का वर्गीकरण और संगठन कर ले, यानी जो तथ्य हमको प्राप्त हुए अभी तक, जो डाटा हमको मिला है उसका क्या कर ले, वर्गीकरण कर ले, उनको बांट ले और उनको संगठन कर ले कि भाई कौन कौन से अपने अपने श्रेणी में, यानी उनका सारणीबद्ध कर ले, ठीक है। और चौथा जो उन्होंने बताया कि भाई सामान्यीकरण कर ले, यानी उसको एक प्रकार से सही तरीके से समझ करके और उसको एक प्रकार से सामान्यतया उसको एक प्रकार से एक विधिवत तरीके से कर ले ताकि उसको समझने में आसानी हो। तो एक प्रकार से 4 जो है वैज्ञानिक पद्धति के सोपान थे जो कि लुंडबर्ग महोदय ने बताए। श्रीमती पीबी यंग की बात की जाए तो उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के 6 चरण बताए हैं। पहला चरण ये कहती हैं कि भाई कार्यशील प्राकल्पना का निर्माण कर लेना चाहिए, पहली बात तो ये खास करके इन्होंने भी बताया था यही बात लुंडबर्ग महोदय ने। दूसरी बात इन्होंने बताई जो है श्रीमती पीबी यंग ने कि संकलित तथ्यों का आलेखन कर लिया जाए, बिल्कुल सही बात है। जो संकलित तथ्य हैं, जो डाटा हमको मिला हुआ इकट्ठा हुआ है, उस डाटा का हम आलेखन कर लें। तीसरी बात है कि उसका क्या कर ले, वैज्ञानिक सामान्यीकरण कर ले, उसको वैज्ञानिक तरीके से उसको वास्तविक धरातल पर हम रख लें। चौथी बात ये है भाई, चौथा जो सोपान है वो ये है कि अध्ययन हेतु समस्या का चुनाव कर लें कि समस्या कौन सी है, उस समस्या का चुनाव कर लें, फिर उसके बाद में उसका अध्ययन करें, ताकि जब तक आप कोई समस्या नहीं पाएंगे तब तक की समस्या के निदान के लिए आप अध्ययन करें, निष्कर्ष निकाल लें। तो समस्या का पता कर लें कि भाई हमको किस चीज़ का अध्ययन करना है, किस समस्या के बारे में हमको विचार देने हैं। 5वां सोपान होता है कि वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता से समस्या या घटना का अवलोकन कर लें और उसकी खोज कर लें। और 6ठी बात यह है कि तथ्यों का विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण कर लें, यानी जो डाटा है उसका सारणीकरण कर लें, उसको एक प्रकार से एक सारणीबद्ध कर लें, सबका एक प्रकार से जो जो चीज़ें दी गई है कि भाई ये इस कॉलम में रखना है, ये इस कॉलम में रखना है, इस कॉलम में रखना है, तो एक प्रकार से वो सेट कर लें पूरा। तो ये होता है आपका क्या, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में सोपान के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे। अगला प्रश्न है सामाजिक अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य बताइए। बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो सामाजिक अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य आपसे पूछ रहा है। तो एक समाजशास्त्रीय अनुसंधान के मुख्य रूप से 2 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य तो होता है समस्याओं का समाधान करना, और दूसरा उद्देश्य ये होता है सामाजिक अनुसंधान का कि पूर्व और वर्तमान सिद्धांतों का, यानी जो पहले से सिद्धांत हैं या जो वर्तमान में जो सिद्धांत हैं उनका परीक्षण करना, और अगर उसमें कोई त्रुटियां रह रही हैं तो उनका परिमार्जन करना, मतलब उसको शुद्ध करना, ठीक है। तो ये 2 उद्देश्य होते हैं मुख्य रूप से सामाजिक अनुसंधान के। और प्रत्येक अनुसंधान किसी प्रश्न या समस्या के आधार पर शुरू होता है, और वह एक प्रकार समस्या क्यों हुई, ठीक है, ये प्रश्न उठता है अनुसंधान में। समस्या क्या है, ये प्रश्न उठता है। समस्या कैसे घटित हुई, ये भी प्रश्न उठता है। तो क्या, कैसे और क्यों, ये तमाम प्रकार के प्रश्न सूचक जो शब्द होते हैं ये अनुसंधान के प्रारंभिक स्तर होते हैं। और ये प्रश्न मुख्यतः 2 प्रकार के उद्देश्य से संबंधित होते हैं। प्रथम उद्देश्य शैक्षणिक या सैद्धांतिक उद्देश्य होते हैं, और दूसरा उद्देश्य होता है व्यवहारिक उद्देश्य होता है, ठीक है। तो एक प्रकार से कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो एक तो व्यवहारिक है, ठीक है, और एक प्रकार से शैक्षणिक या सैद्धांतिक है। तो इस आधार पर सामाजिक अनुसंधान के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला होता है सैद्धांतिक उद्देश्य और दूसरा होता है व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य। और इसमें सैद्धांतिक उद्देश्य के तहत सामाजिक घटनाओं के बीच जो संबंध होते हैं परस्पर, उन संबंधों को और सार्वभौम नियमों जो होते हैं, नियम होते हैं, उन नियमों की खोज की जाती है जो सैद्धांतिक के जो उद्देश्य होते हैं इसके तहत। जबकि जो व्यवहारिक उद्देश्य होता है या उपयोगितावादी उद्देश्य होता है, इसके तहत जो ज्ञान होता है या प्राप्त जो ज्ञान होता है उसके आधार पर सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 उद्देश्य होते हैं सामाजिक अनुसंधान के। अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। 5वां प्रश्न आपका आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से इसको देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है माध्यिका या माध्यमा मतलब मध्यांक क्या है। देखिए माध्य और मध्यमान ये बात एक ही, माध्य बोले या मध्यमान बोले, ठीक है, मध्यमान, इसमें आपको कंफ्यूजन होता है। इसको बोलते हैं मीन, ठीक है, MEAN मीन, ठीक है। इसको बोलते हैं यम इसको, ठीक है। यम बराबर क्या होता है, यम बराबर होता है सिग्मा x बटे n, ठीक है। सिग्मा x यानी कि पूरा कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो निकल आएगा आपका मध्यमान। अब यहाँ पर पूछा गया माध्यिका, माध्यिका को बोलते हैं मीडियन अंग्रेजी में, ठीक है, माध्यिका, ठीक है, या इसी को मध्यांक भी बोलते हैं। माध्यिका बोलो या मध्यांक बोलो, बात एक ही है, ठीक है।
तो माध्य से अलग होती है माध्यिका, और ये अनेक संख्याओं का कोई औसत नहीं होती है कि भाई जोड़ करके उसको घटा देंगे। इसमें क्या होता है, एक ऐसा अंक होता है माध्यिका जो बहुत सी संख्याओं को दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, मध्यिका को ही मध्यमांक कहा जाता है, मध्यांक कहा जाता है, जो बीच का एकदम से मध्य होता है। आपको मैं बता दूं कि जैसे कि जब बहुत से बच्चे व्यायाम करने के लिए अपने कद के अनुसार एक कतार बना करके खड़े हो जाएं, तो कतार के बीच में एक बच्चा आपको दिखाई देता है जिसके एक तरफ उतने ही बच्चे होते हैं और उसके दूसरी तरफ भी उतने बच्चे। मान लेते हैं कोई ये बीच का मैं बता दे रहा हूँ, इसके इधर जो है 4 बच्चे हैं और इधर भी 4 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये 4 बच्चे इधर 4 बच्चे इधर, तो बीच का ये बच्चा जो है ये माध्यिका कहलाएगा या मध्यांक कहलाएगा। ठीक है, अच्छा इसको निकालते कैसे हैं, मैं आपको एक प्रकार से इसके बारे में मैं एक आपको सवाल ऐसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। सवाल क्या पूछा जाएगा, मान लेते हैं मध्यिका आपको निकालना है, माध्यिका निकालना, तो पूछेगा जैसे यहाँ पर लिख दिया 3 4 6 8 9 11। ठीक है, और लिख दिया यहाँ पर 2। ठीक है, और एक यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 1। ठीक है, ये आपको संख्या एक सीरीज दे दी मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 3 6 और 2 8 संख्याएं हैं। ठीक है, एक यहाँ पर हटा दीजिए, एक हटा दीजिए, 7 संख्या रखते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना कि भाई इसमें माध्यिका क्या है। ठीक है, तो 3 4 6 8 9 11 और 2 ये संख्याएं हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले जो आंकड़ा हमको प्राप्त है, इस आंकड़ों को हम क्या करेंगे भाई, इस आंकड़े को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सम यानी एक सही तरीके से यानी आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे। हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि घटते मतलब कि एक प्रकार से हम इसको किस क्रम में, आरोही आरोही अब बताएंगे तो आप थोड़ा सा भ्रमित हो जाएंगे। इसको हम चाहे आप घटते से बढ़ते क्रम में लिख लें, चाहे बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है, तो मैं इसको सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, 2 है, उसको पहले लिख लिया। फिर उससे छोटी संख्या कौन है, 3 है, फिर उसको लिख लिया। फिर उससे छोटी कौन है भाई, 4 है, उसको लिख लिया, मतलब उससे बड़ी। फिर उससे बड़ी कौन है, उससे बड़ी आपकी 6 है, उसको लिख लिया। फिर उससे बड़ी कौन सी है, 8 है, उसको लिख लिया। फिर उससे बड़ी कौन है, 9 है, उसको लिख लिया। फिर कौन है, 11 है, उसको लिख लिया। तो ये संख्याएं आपकी हो गई। क्लियर, तो ये हमने लिख लिया जो है घटते से बढ़ते क्रम में। अब माध्यिका निकालनी है, मान लेते हैं इस श्रेणी की। पहले यही श्रेणी दी जाएगी, ये श्रेणी आपको दी जाएगी, ये संख्या दी जाएगी। आपसे पूछेगा कि दी हुई संख्याओं की माध्यिका निकालिए, ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में। तो आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, सबसे छोटी संख्या पहले लिख लें, फिर उसके बाद में बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, इस प्रकार से पूरा आप बना लें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको माध्यिका निकालनी, तो कैसे निकालेंगे भाई, इसमें आपको माध्यिका निकालनी है तो n+1/2वां पद। ठीक है, n+1 एक प्रकार से 2वां पद। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है, माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका का जो सूत्र होता है भैया ये होता है n+1/2वां पद। ठीक है, पद, तो n+1 क्या हो गया, n क्या है यहाँ पर, n बराबर है कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। तो ये 7 संख्या, तो n बराबर कितना निकलेगा, 7, n माने 7। ठीक है, तो यहाँ पर आप 7 रखेंगे, 7 हो गया, +1, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 और बटे 2 है नीचे, 2 सूत्र से ही लिया जाता है, 2 हमेशा रहता है। ठीक है, 2 हर एक में सूत्र ही है वो। तो 2 से भाग देंगे 4 में कितना बचेगा, 4 बचेगा, 2 चौका 8, तो यहाँ पे 4 बचा आपका। तो माध्यिका बराबर क्या बचा, 4वां पद। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर पर कौन आ रहा है, पहले नंबर पर 2 है, दूसरे नंबर पर 3 है, तीसरे नंबर पर 4 है और चौथे नंबर पर आपका 6 है। तो 6 क्या निकलेगा, माध्यिका निकला। तो 6 के इधर 3 अंक हैं और 6 के इधर 3 अंक हैं, आप देख सकते हैं ना। तो ये 6 क्या निकला, 6 आपका माध्यिका निकल आया। तो माध्यिका ऐसे निकाला जाता है, सबसे पहले दिए गए आंकड़ों की हम क्या करते हैं, दिए गए आंकड़ों में हम क्या निकालते बाबू, दिए गए आंकड़ों को हम घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं बाबू, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद में हम यानी जितनी संख्याएं हैं उस संख्याओं में 1 जोड़ करके और 2 से भाग दे देते हैं। जैसे 7 संख्या थी, हमने 1 जोड़ करके 8 कर दिया और 2 से भाग दे दिया, तो कितना निकला, 4 निकल आया आपका। तो इसी प्रकार से होता है। और जो पद निकलेगा, तो मानते हैं 8 निकला था, 7 निकला था, 7 में 1 जोड़ा 8 हो गया, 8/2 कितना हो गया, तो 8/2 आपका हो गया 4। तो 4वां पद आपका निकला, यानी कि 4 नंबर पर जो श्रेणी में आपको जो आरोही या अवरोही क्रम में जो लिखा घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में, उसमें जो चौथा नंबर पे आएगा, नंबर चौथे पद पे आएगा, वही हो जाएगा आपका माध्यिका। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका माध्यिका। क्लियर हो गई, तो माध्यिका के बारे में आपके समझ में आ गया।
अगला जो आपका प्रश्न होता है, अच्छा माध्यिका ये हो गई, समझ में आ गई भी चीज़ें, मैंने आपको बता दिया। यानी जितना इस तरफ रहेगा संख्या में उतना ही इस तरफ रहेगा, ये बात ध्यान, तो वही होती है आपकी माध्यिका या मध्यांक। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है तथ्य संकलन के स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तथ्य संकलन के स्रोत के बारे में आपसे पूछा गया है, बढ़िया प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तथ्य संकलन का मतलब होता है डाटा कलेक्शन करना। ठीक है, तो आवश्यक विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करने के लिए उन स्रोतों को जानना भी आवश्यक होता है जहां से विभिन्न प्रकार के तथ्य अथवा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। और वास्तव में तथ्यों के संकलन में बहुत से स्रोतों का उपयोग किया जाता है। यह अध्ययन विषय की प्रकृति और अध्ययनकर्ता की कुशलता पर निर्भर करता है कि वह किन किन स्रोतों से सामग्री का संकलन करता है, कहाँ कहाँ से डाटा प्राप्त करता है और उसको इकट्ठा करता है। तो संकलन मतलब डाटा, संकलन का सीधा सा मतलब होता है स्रोत। स्रोत माने क्या? स्रोत से सीधा सा मतलब होता है कि कहाँ से हमको डाटा मिल रहा है, कहाँ से जानकारी हमको प्राप्त हो रही है, कहाँ से सामग्रियाँ मिल रही हैं शोध करने के बारे में। ठीक है, तो तथ्यों को संकलित करने के लिए स्रोत जितने विश्वसनीय और सुलभ होते हैं, संकलित सामग्री भी उतनी ही प्रामाणिक बन जाती है। ठीक है, पीबी यंग कहते हैं कि तथ्य संकलन के सभी स्रोतों को दो मुख्य भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया जा सकता है। पहला तो भाई प्राथमिक अथवा क्षेत्रीय स्रोत। तथ्य संकलन का यह स्रोत जो होता है जिसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता स्वयं ही अध्ययन क्षेत्र में जाता है और तथ्यों को, डाटा को इकट्ठा करता है, उसका संग्रह करता है, और इस आधार पर स्रोत को दो उपभागों में हम बांट सकते हैं, एक प्रत्यक्ष स्रोत और एक अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब होता है कि अध्ययनकर्ता घटनाओं का स्वयं अवलोकन करके उनका संग्रह करता है और अनुसूची के आधार पर उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करके विभिन्न प्रकार के तथ्यों को एकत्रित करता है। प्रत्यक्ष स्रोत इसको कहते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत का मतलब होता है कि अध्ययनकर्ता जो होता है उस विषय से संबंधित व्यक्तियों से स्वयं ना मिलता है, लेकिन डाक के द्वारा भेजी गई प्रश्नावली के माध्यम से, मतपत्र अथवा किसी प्रकार की अपील के द्वारा तथ्यों का संग्रह करने का प्रयत्न करता है। और ये सभी प्रविधियां प्राथमिक सामग्री प्रदान करने का स्रोत होती हैं और इन्हें प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। तो प्राथमिक स्रोत या क्षेत्रीय स्रोत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्रोत शामिल होते हैं। और दूसरा जो होता है द्वितीयक स्रोत होता है। ठीक है, द्वितीयक स्रोत या प्रालेखीय स्रोत, इसके अंतर्गत वे सभी स्रोत आते हैं जिनसे पहले से ही एकत्रित तथ्यों की जानकारी की जा सकती है। द्वितीयक स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो व्यक्तिगत प्रलेख होते हैं, एक सार्वजनिक प्रलेख होते हैं। तो सभी प्रकार के जीवन में आप देखते हैं इतिहास है, संस्मरण बहुत सारे लिखे हैं, पत्र हैं, डायरियां हैं, उनसे आप जानकारी प्राप्त कर लें, तो हो गया व्यक्तिगत प्रलेख। ठीक है, और सार्वजनिक प्रलेख में जैसे कि आप देखते हैं कि तमाम सारे अभिलेख हैं, शोध प्रतिवेदन हैं, गजेटियर हैं, तमाम सारे पुस्तकें हैं, पांडुलिपियां हैं, तमाम सारे संग्रहालय, पुस्तकालय हैं, वहाँ से जाकर के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक प्रकार से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो सार्वजनिक तरीके से लिखे गए, सबके लिए लिखे गए हैं, तो एक प्रकार से ये होते हैं आपके स्रोत, यहाँ से हमको जानकारी मिलती है। तो पहली जानकारी की क्षेत्रीय जानकारी, यानी जहाँ पर कोई घटना हुई है वहाँ पर आप जाते हैं, अवलोकन करते हैं और उस घटना के बारे में पूरा निष्कर्ष निकाल करके आप सामने ला करके उस घटना का निष्कर्ष निकालने के बाद में आप क्या करते हैं, अच्छे तरीके से खुद जाते हैं, तो प्रत्यक्ष हो गया। दूसरे को भेज करके आप करते हैं, दूसरे के द्वारा प्राप्त जानकारी के अकॉर्डिंग आप करते हैं, तो हो गया अप्रत्यक्ष, उसी में क्षेत्रीय में यानी कि प्राथमिक स्रोत में। और द्वितीयक स्रोत में क्या होता है, कोई किसी व्यक्ति की डायरी लिखी है, किसी ने अपना संस्मरण लिखा तो उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो गई, फिर उसके बाद में आपने शोध कर लिया, एक ये हो गया। और एक होता है कि भाई जो चीज़ें जैसे कि कोई निबंध लिखा गया है, कोई तमाम प्रकार की जानकारी पहले से, या पांडुलिपियाँ हैं, तमाम प्रकार की पुस्तकें हैं, तमाम प्रकार के संग्रहालय हैं, ग्रंथालय हैं, वहाँ से आप जाकर के जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद में फिर उस विषय पर शोध करें, वो डाटा संकलन करें। तो ये चीज़ होता है एक प्रकार से, इसके एक प्रकार से स्रोत। समझ में आ गई चीज़ें। आगे देखते हैं, केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं दीर्घ उत्तरीय से प्रश्नों में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है खंड ग से। ओके, पहला प्रश्न है सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति और क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस प्रश्न को एकदम से रट लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तीसरा प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है प्रश्न कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कौन कौन से हैं। कौन कौन से मापक हैं? मध्यमान यानी कि माध्य, और दूसरा है माध्यिका यानी मध्यांक, और तीसरा है आपका बहुलक। ये आपके होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, आगे प्रश्न आपको दिया गया सवाल, ये सवाल आपसे पूछा सकता है एग्जाम में। प्रश्न है कि निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे भाई, इसमें आपको दिया गया कि भाई निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य इसमें आपको कैसे ज्ञात करना है ये बात ध्यान है। अच्छा, माध्य को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यम बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स बटे यन। ठीक है, या यन आप कर सकते हो, मतलब ठीक है। तो ये हो गया आपका माध्य का सूत्र। अच्छा, यहीं पर आपसे माध्यिका का सूत्र पूछे तो माध्यिका को यमडी से हम डिनोट करते हैं, यमडी। ठीक है, माध्यिका का सूत्र होता है
n+1/2वां पद, ठीक है। ये होता है माध्यिका का सूत्र, और बहुलक का जो ज़्यादा हो वही बहुलक हो जाता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये आपको प्रश्न दिया गया वर्गांतर में, तो इसका हम कैसे निकालना है इसका, अगर अच्छा वर्गांतर और आवृत्तियाँ दी जाती हैं तो माध्य कैसे निकालेंगे, वो तो माध्य मैंने बता दिया सरल तरीका से कि भाई आपने इस पदों को जोड़ा और पदों की संख्या आपने निकाली, तुरंत निकल गया। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट कैसे बनेगा आपका, देखिए सबसे पहले वर्गांतर जो दिया गया है यहाँ पर, वर्गांतर और खास करके वर्गांतर के बीच में आप देखते हैं 0 से इसके बीच में जो बीच का वो है क्या बोली, वो 5 आता है, ठीक है। 10 और 20 के बीच में क्या आता है, 15 आता है, ठीक है। 20 और 30 के बीच में क्या आता है, तो इसमें लिखेंगे 25 आता है, ठीक है। 30 और 40 के बीच में कितना आता है, 30 और 40 के बीच में आपका 35 आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और 40 और 45 के मतलब 40 और 50 के बीच में क्या आता है, 45 आता है। तो ये क्या निकलता है, सबसे पहले हमको क्या निकालना, मध्य बिंदु निकाल लेना है। तो वर्गांतर से क्या निकलता है, मध्य बिंदु निकलता है। तो वर्गांतर दिया गया था, तो आप क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु पहले निकालेंगे। एक चार्ट बना लेंगे आप इस प्रकार, सबसे पहले से लंबा लंबा चार्ट बनाएंगे। एक में लिखेंगे आप वर्गांतर, इधर लिख देंगेगा, ठीक है। और फिर लिखेंगे मध्य बिंदु, फिर आवृत्ति जो दी गई है यहाँ पर आवृत्ति तीसरे कॉलम में लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में फिर आप fx निकालेंगे। मैं आपको इसे निकाल करके समझा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे आप। तो 45 यहाँ पर आपका हो गया, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया भाई, मध्य बिंदु निकाल लिया। अब सारा खेल आपका खत्म। तो क्या निकाले, अब हमको क्या करना है, सीधा सीधा अब जो मध्य बिंदु हमने निकाला 5 यहाँ पर निकाला है, तो मध्य बिंदु को एक प्रकार से और आवृत्ति को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। मध्य बिंदु क्या है, 5 है, और आवृत्ति कितनी है, 5 है। इसमें हमने गुणा कर दिया तो क्या निकलेगा हमारा, fx निकल आएगा, ठीक है। fx निकल आएगा, तो fx हमको निकालना, तो 25 यहाँ पर fx निकला। यहाँ पर 15 सत्ती कितना होता है, 105 निकल आया हमारा fx, ठीक है। इसके अलावा 25 चौको 100 निकल आया यहाँ पर, 25 चौको कितना हो गया, 100, ठीक है। 35 नवैया कितना होता है, तो 35 नवैया आपका कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 और 9 त्रिक 27, 27 और 4 कितना होता है 31, यानी कि 315 आपका आ गया 35 नवैया। इसके अलावा 45 छक्का कितना होता है, 45 छक्का 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 6 चौके 24, 24 और 3 27, 270, ठीक है। तो 270 आपका निकला है ये। क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें ना। तो ये यहाँ से जब गुणा करेंगे 45 से 6 में, तो एक प्रकार से निकले मध्य बिंदु और आवृत्ति का जब गुणा करते हैं तो निकलेगा fx, तो ठीक है सिग्मा। अब सिग्मा fx निकालना है, यानी जो इतनी संख्याएं आपको मिली हैं सिग्मा fx का मतलब क्या होता है, सिग्मा fx का मतलब होता है सारी चीज़ों को आपने जोड़ लिया, जो यहाँ पर मिला चीज़ें हमको, इन सभी को हमने जोड़ लिया। 45, 105, 100, 315 और 270 को जोड़ने के बाद में कितना निकला आपका, मान लेते हैं मैं यहाँ पर मैंने जोड़ लिया, तो निकलेगा आपका 815 निकलेगा, ठीक है। ये क्या निकला, सिग्मा fx निकला 815, ठीक है। और आवृत्ति को आप जोड़ लीजिए, आवृत्तियों को जोड़ेंगे 5, 7, 4, 9 और 6, 9 6 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 और 4 31, ठीक है। तो 31 निकला आपका यन का मान, ठीक है। यन का मान कितना निकला, 31 निकल आया। तो आपको बस करना क्या है, अब यहाँ पर मीडियन कैसे निकालना है, यहाँ पर माध्य का सूत्र रखेंगे सिग्मा fx बटे यन या सिग्मा x। तो x जब वैसे डाटा दिया हो तो तब निकाल लेते हैं, लेकिन जब आवृत्ति दी होती है तो उसमें आपको मध्य बिंदु निकाल करके आवृत्ति से गुणा करके fx निकालना होता है। फिर fx को जोड़ करके और आवृत्तियों को जोड़ करके, तो fx जो सिग्मा fx होता है मतलब उसको जोड़ करके और जो आवृत्तियों को जोड़ आता है उससे भाग दे देते हैं। यानी जो हमारा जोड़ आया कौन सा, यानी fx का जोड़ कितना है 815, तो 815 यहाँ पर हम लिखेंगे, 815 को भाग देंगे किससे, 31 से भाग देंगे, ठीक है। तो कितना निकलेगा आपका, कितना निकलेगा 26.29 लगभग निकलेगा, ठीक है। तो 26.29 आपका क्या निकलेगा, यही आपका माध्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से माध्य निकाला जाता है जब इस प्रकार से बड़ा सूत्र। तो ये 15 नंबर का प्रश्न है जो कि मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। सबसे पहले क्या करना है आपको, वर्गांतर जो दिया गया है इससे आपको मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, जैसे 0 और 10 के बीच में सबसे बीच का बिंदु कौन सा है, इसमें से 5 है। 10 और 20 के बीच का बिंदु कौन सा है, 15 है, चूंकि 5 इससे पहले भी और 5 इधर भी है। 25 यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से 35 यहाँ पर निकलेगा और 45 यहाँ पर निकलेगा। तो ये हो गया आपका मध्य बिंदु। अब जब मध्य बिंदु को क्या करते हैं, मध्य बिंदु जो होता है और जो आवृत्तियां आपको दी गई होती हैं, क्वेश्चन में आपको दी जाएंगी आवृत्ति, तो मध्य बिंदु को आवृत्ति से गुणा करते हैं तो हमको क्या निकलता है, fx निकलता है, ठीक है। तो इसको जब गुणा करते हैं मतलब इसको गुणा करके तो जितना आता है उन सभी के गुणा को जोड़ लेते हैं तो क्या निकल जाता है, सिग्मा fx। सिग्मा माने होता है जोड़, तो इस सिग्मा fx को और सिग्मा आवृत्ति यानी कि जो जोड़ होता है, यानी कि 5 7 4 9 6 ये जो संख्या दी इनको जोड़ लेते हैं
और जो ऊपर वाली निकली है इनको जोड़ लेते हैं, तो ऊपर वाले से नीचे वाले को क्या कर देते हैं, भाग देते हैं इस प्रकार से। यानी ऊपर वाला जो जोड़ यहाँ पर 25 और 15, 5, 35, 45 का जोड़ था, इससे भाग दे देंगे हम आवृत्तियों के जोड़ का, और फिर आपका निकल आएगा क्या, माध्य। बहुत सिंपल है, समझ में आ गई होंगी चीजें। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है विचलन क्या है और इसके कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं। ये प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए। निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा सिलेबस मैंने लगभग एक ही वीडियो के माध्यम से कवर कर दिया। अब सोशल रिसर्च मेथड का एक महासंग्राम वीडियो पड़ा हुआ, उसको आप देख लीजिएगा। और हमारे द्वारा मॉडल पेपर 2022 में भी दिया गया था, 23 में भी एक मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। और ये मॉडल पेपर आपका सबसे बेटर है। तो पूरा एक प्रकार से आपको मैंने पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में समझा करके समाप्त कर दिया। तो कल की परीक्षा में आपको एकदम से धुआं धुआं कर देना है। और जब आप परीक्षा देकर के आइएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि हमारे द्वारा बताइए कितने प्रश्न, वैसे सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और लगभग इतने एक प्रकार से आप लोगों की मोटिवेशन आप लोग देते हो हमें, कि एक प्रकार से लगातार मैं दिन रात आपके लिए मेहनत करता हूं और ऐसे ही कंटेंट तैयार करता हूं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमें से बनाए रखिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।